बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज 8 अप्रैल सर्जरी मॉर्निंग पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इप आर्टीरियल और हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। तो ये रट्टा मारना, ये हिप आर्टीरियल और एप आर्टीरियल ये पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड होते हैं। इप आर्टीरियल ब्रोंकस पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर पड़ा होता है और हिप आर्टीरियल पल्मोनरी आर्टरी के नीचे पड़ा हुआ होता है, और ये दोनों राइट मेन ब्रोंकस के डिवीजन होती है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो राइट लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं और एक लिंगुला होता है। सही हो गया, तो ये पॉइंट्स रटा मार देना। इसके बाद यंग बॉय है जिसका रिस्पायरेटरी रेट 12 है और टाइडल वॉल्यूम 1500 ml है। तो मिनट वेंटिलेशन निकालनी है। तो जो मिनट वेंटिलेशन है वो कैसे निकालते हैं? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रिस्पायरेटरी रेट। वैसे तो फार्मूला ये होता है कि अगर आपने एल्वियोलाई की वेंटिलेशन निकालनी है तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम में से डेड स्पेस को निकाल देते हैं। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है? 500 ml, और जो डेड स्पेस है वो 150 ml होती है। व्हाट इज द डेड स्पेस? डेड स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्युपाइंग द एयर स्पेसिस। तो आपने इसको पहले टाइडल वॉल्यूम में से डेड स्पेस को माइनस करना है और फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पायरेटरी रेट से। तो आपकी क्या आ जाएगी? मिनट वेंटिलेशन या एल्वियोलर वेंटिलेशन आ जाती होती है। अगला है, एक फीमेल है जिसको फीवर है और मलेज है। नंबर 1 फीवर है और मैसिव सप्लीनोमेगैली है। रट्टा मारना, जो मैसिव सप्लीनोमेगैली 3M में देखने को मिलती है। एक CML है उसमें M आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मलेरिया और तीसरा आ जाएगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस। ठीक हो गया, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर सप्लीनोमेगैली आती है। और चौथा लिशमेनियासिस, काला आजार। ये वो 4 कंडीशन है जिसके अंदर मैसिव सप्लीनोमेगैली आती है। और पेशेंट को फीवर है और अनीमिया भी है। जब भी फीवर के साथ अनीमिया आ जाए इसका मतलब है मलेरिया ने हिमोलिटिक अनीमिया करवा दिया है, और इसके अंदर IgM लेवल्स भी एलिवेटेड होते हैं। तो मैसिव सप्लीनोमेगैली साथ में फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, राइगर्स, अनीमिया। तो कहाँ पे जाओगे आप मलेरिया में जाओगे। लिशमेनिया में कब जाओगे? जब कोई बलोचिस्तान या कश्मीर वाला कोई रेजिडेंट होगा। नंबर 2, उसका स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन या डार्कनिंग होगी। नंबर 3, मैसिव सप्लीनोमेगैली होगी। नंबर 4, पैनसाइटोपिनिया, सारे सेल लाइंस कम हो जाता है तो लिशमेनियासिस होता है। और लिशमेनियासिस के लिए क्या देते हैं? एम्फोटेरिसिन बी और सोडियम स्टीबोग्लूकानेट ये देते होते हैं। नेक्स्ट है फिनाइलक्यूटेनुरिया। तो ये बार बार इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिनाइलक्यूटेनुरिया के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इसकी डेफिशिएंसी हो मसल्स के अंदर तो माइकार्डल है, टाइप 5 है। इसके अंदर ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल ब्रेक डाउन हो जाती है, मसल क्रैम्प पेन देखने को मिलता होता है। दूसरा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज है, तो इससे फिनाइलक्यूटेनुरिया होता है, मस्टी या माउजी ओल्डर होता है, माइक्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन होती है, एस्पार्टेम के स्वीटनर को अवॉइड करना है, होमोजेंटिजेट ऑक्सीडेज अगर ये डेफिशिएंट हो तो एल्केप्टेनुरिया होगा। इसमें ओओक्रोनोसिस होती है, ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ कार्टिलेज। और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है? दूसरा आपको यूरिन काला हो जाता है जब हवा का एक्सपोजर होता है। और लास्ट में सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस अगर ये डेफिशिएंट हो तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? होमोसिस्टिन यूरिया। और रट्टा मारना, होमोसिस्टिनीमिया और होमोसिस्टिन यूरिया, इसके अंदर क्या होता है? होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। और एक और बात रट्टा मारना, इसमें लेंस डिसलोकेशन होती है इंफीरोमीडियल एज कंपेयर टू मार्फन सिंड्रोम, जिसमें सुपीरोमीडियल होती है। अगला चलते हैं, एक प्रेग्नेंट पेशेंट है, इमरजेंसी में आई है, अल्ट्रासाउंड पे पता लगा पॉलीहाइड्रोमियाज है। पॉलीहाइड्रोमियाज का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर ज्यादा है। अब ये क्यों ज्यादा है? कि जो फीटस है वो उसको स्वेलो नहीं कर पा रहा। अब स्वेलो क्यों नहीं कर पा रहा? या तो उसको एलेंसेफली है, या फिर उसको डूडिनल एट्रेजिया है, या उसको इसोफेजियल एट्रेजिया है, वो उसको यूज नहीं कर पा रहा। सही हो गया। अगर ओलिगोहाइड्रोमनियास होता इसका मतलब है कि अमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा? क्योंकि अमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? मोस्टली यूरिन होता है, और यूरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? किडनी से आता है। तो अगर ड्यूटिनल एट्रेजिया होगा तो इसमें क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमनियास होगा। और कौन सी कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है? एनेंसेफली हो गया, ड्यूटिनल एट्रेजिया, इसोफेजियल एट्रेजिया, इसके अंदर पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है।
और चौथा डायबिटीज़ है, अगर मदर को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट पेशेंट है, इमरजेंसी में आई है विद अ फीमर फ्रैक्चर है, उसकी रिडक्शन की है। तो देखो लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है और 1 से 3 दिन के बाद अगर डेथ हो जाती है, हाइपोक्सीमिया, पिटिचियल रैश, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, तो कहाँ पे जाओगे? फैट एम्बोलिज्म में जाओगे। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म लेबर के अंदर प्रेजेंट करता है, फौरन प्रेजेंट करता है। और 3 चीज़ें बताई थी, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता था, सीवियस कोलैप्स होता था, और तीसरा डीआईसी होता था। तो ये 3 चीज़ें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में है। तो लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है, 1 से 3 दिन के बाद अगर ट्रायड मिले, पिटिचियल रैश, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, और तीसरा क्या बताया मैंने, हाइपोक्सीमिया, तो कहाँ पे जाओगे? फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम पे जाओगे। और इसके लिए फ्रोजन फैट सेक्शनिंग कराते होते हैं। अगला है 55 साल का मेल है, अभी उसकी शादी हुई है 55 साल की, 1 मिनट, 55 ईयर ओल्ड की शादी हुई है। अच्छा, ओके ओके। इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर मदर की जो एज है, अगर उसकी मैटरनल एज बढ़ती है, तो जो क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक कौन कौन से क्रोमोसोमल ट्राइसोमीज होते हैं? डाउन सिंड्रोम, पैटियो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। लेकिन जो वाहिद डिजीज़ है जो पैटर्नल एज से रिलेटेड है, वो एकॉन्ड्रोप्लेसिया है। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि अगर जो बाप है उसकी उम्र ज़्यादा है तो उससे एकॉन्ड्रोप्लेसिया हो जाएगा, और अगर मदर की एज ज़्यादा है तो उससे डाउन सिंड्रोम, पैटियो सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अब एकॉन्ड्रोप्लेसिया के अंदर जो FGFR3 है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3, उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। उसको शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म भी कहते हैं, कि लिम्स छोटे छोटे होते हैं लेकिन ट्रंक नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रंक है उसकी मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होनी है, लेकिन जो लिम्स की बोन है उसकी कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होनी होती है। अगला है कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 कंडीशन के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होता है, एक थैलासीमिया और दूसरा सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, और ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। नेक्स्ट है ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस। तो 4 डिजीज होते हैं जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन में आते हैं। सही हो गया। सबसे पहला आ जाएगा हंटर। हंटर को केज में बंद कर दो, CAG, तो कॉर्डेट की एट्रोफी, एसिटाइलकोलिन कम होगा, गाबा कम हो जाएगा। और आ, हंटर को केज में बंद करना, केज में 4 चीजें होती है ना, तो फिर इसमें क्या चीजें देखने को मिलेगा आपको? क्रोमोसोम नंबर 4, इसका मसला देखने को मिलता होता है। तो हंटिंगटन डिजीज, CAG, ऑटोसोमल डोमिनेंट, कॉर्डेट की एट्रोफी, एसिटाइलकोलिन कम और गाबा कम। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, CTG, C से कैटरैक्ट, T से टोपी, और G से गुनेटल एट्रोफी। मैं बताता रहता हूँ, अगर मेल्स में गुनेटल एट्रोफी है तो आपने क्लाइनफेल्टर या मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में जाना है, और अगर गुनेट्स काफ़ी बड़े बड़े हो गया तो कहाँ जाना है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में। तो फ्रेजाइल CGG, एक्स लिंक डोमिनेंट होता है, चिन प्रोट्रूडिंग होती है, जाइंट गुनेट्स होते हैं। लास्ट में फ्राइड्रिच एटैक्सिया है, GAA, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एटैक्सिक गेट आपको देखने को मिलता होता है। सही हो गया। इसके बाद एक फीमेल आई है ER में विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, और पता लगा कि उसने बेंजोडाइजेपिन खा लिया है। तो ये एंटीडोट ज़रूर देख के जाना। तो इसके लिए बेंजोडाइजेपिन के लिए क्या देते हैं? फ्लूमाजेनिन। और बेंजोडाइजेपिन कैसे काम करती है? गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जबकि क्लोराइड चैनल के ड्यूरेशन को कौन बढ़ाती है? बारबिचुरेट। जो नैलेक्सोन है वो ओपियाइड के लिए है, एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए है, प्रालाडॉक्साइन या सिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करती है, ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए आ जाती है। अब GFR को एक्यूरेटली अगर मैयर करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे हम? हाँ, एक्यूरेटली तो इनोलिन है, क्योंकि इनोलिन फिल्टर तो हो जाता है लेकिन ना ही रिअब्जॉर्ब होता है ना ही सिक्रेट होता है। और रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए पैरामाइनो हिपोरिक एसिड है। जो एक्यूरेटली है वो इनोलिन है, लेकिन क्लिनिकली जो हम देखते हैं, हमारे पास क्लिनिकली तो इनोलिन नहीं होता, तो क्लिनिकली हम क्रिएटिनिन देखते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो इनोलिन होता है। सेम इज़ द केस ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो, उसमें पैरामाइनो हिपोरिक एसिड यूज़ होता है। रीनल फेलियर के लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होती है, और क्लियरेंस किन सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा होती है? पैरामाइनो हिपोरिक एसिड की सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर रीनल प्लाज्मा फ्लो, क्योंकि ये फिल्टर भी होता है और ये सिक्रेट भी होता है।
क्लियर। नेक्स्ट है इंफीरियर रेक्टल वेन। अब देखो इंफीरियर रेक्टल वेन अगर आप इसको आर्टरी से कोरिलेट करोगे, अगर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी का सोचो तो वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच थी, तो वेन भी ऐसे ही होगी। जो मिडल रेक्टल आर्टरी है वो इंटरनल इलियक आर्टरी की एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच थी, तो वेन भी ऐसे ही होगी। और जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंटरनल पुडेंटल आर्टरी की ब्रांच होती है, तो वो भी इसी की ब्रांच हो जाएगी। सही हो गया, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो यही मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, सारी रेक्टल आर्टरीज। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। अब एक बात याद रख लेना, जो सिलिक ट्रंक होता है फोर गट को सप्लाई करता है, मिड गट को आपका सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और हाइंड गट को इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती होती है। एक पेशेंट है जिसको जीफी स्टर्नम से नीचे चोट लगी है ऑन द राइट साइड ऑफ, तो जो राइट साइड है जीफी स्टर्नम के, ये पॉइंट्स रट्टा मार लेना, ये पहले भी 2-3 दफा एमसीक्यू आ चुका है। जीफी स्टर्नम से नीचे मतलब आप कहाँ चले गए हो, एपिगैस्ट्री में चले गए हो, और एपिगैस्ट्री में राइट साइड पे जाओ तो यहाँ पर इंफीरियर वेना कैवा डैमेज हो जाएगा। बाकी सारे हार्ट के स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। हार्ट के अंदर याद रख लेना कि जो हार्ट का इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो राइट वेंट्रिकल है और ये सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वो लेफ्ट एट्रियम होता है। लेफ्ट एट्रियम इसोफेगस को कंप्रेस करेगा, दिस इज कॉल्ड ओर्टनर सिंड्रोम। नेक्स्ट है एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, ट्रैकियोस्टमी करनी है, तो जो ट्रैकियोस्टमी में ट्रैकिया में ओपनिंग करते हैं और इसके पीछे कौन सी वेसल पड़ी हुई होती है, इसके साथ पड़ी होती है ब्रेकियोसेफलिक वेन। डेट इज़ वाई ट्रैकियोस्टमी में जो ब्लीडिंग होती है वो ब्रेकियोसेफलिक वेन से होने की वजह से होती है, ब्रेकियोसेफलिक वेन और ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक। और एक और बात रट्टा मार लेना, ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक कहाँ से निकलता है, आर्च ऑफ एओर्टा से। और जो ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक है इससे दो चीज़ें निकलती है, राइट साइड पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी। आर्च ऑफ एओर्टा के 3 मेन ब्रांचेस होती है ना, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक। ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना कि पहले ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक है, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। नेक्स्ट है मीडियास्टिनम। तो जो मीडियास्टिनम है, जो एंटीरियर मीडियास्टिनम है, उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसका निमोनिक है 4T, 4T होते हैं, थाइमस, टेराटोमा, टेरिबल लिम्फोमा और थायराइड का कोई ट्यूमर आ सकता है। ठीक हो गया, तो ये एंटीरियर मीडियास्टिनम के पॉइंट्स आपने रट्टा मार लेने हैं। क्लियर। मीडियास्टिनम होती है क्या, हमारी जो थोरैक्स है उसमें लंग्स होते हैं और दरमियान में जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम बोलते होते हैं। अब मीडियास्टिनम के एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स आते होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एंटीरियर मीडियास्टिनम, इसमें कौन सा 4T होते हैं। अगर आपको एंटीरियर मीडियास्टिनम में मैस मिले तो 4T होते हैं। नंबर 1 थाइमोमा, और थाइमोमा कौन सी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसके अंदर फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस होती है। अगला टी है टेराटोमा, अगला टी है थायराइड, थायराइड का भी रिट्रोस्टर्नल गोइटर, और अगला है टेरिबल लिम्फोमा। तो ये पॉइंट्स रटा मार लेना। तो जो थाइमोमा होता है वो माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा 2 डिजीज होती है जिनके साथ एसोसिएटेड होता है, आई डोंट थिंक सो एग्जाम में आएगा। एक है प्योर रेड सेल एप्लेजिया, जिसके अंदर सिर्फ आरबीसी कम होते हैं, और तीसरी कंडीशन है हाइपो गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया, जिसको गुड सिंड्रोम कहते हैं। बस ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे। तो ये एंटीरियर मीडियास्टिनम का बता दिया। अगर ये पूछे मिडल मीडियास्टिनम, तो जो मिडल मीडियास्टिनम है उसमें 4 चीज़ें होती है। नंबर 1 हार्ट होता है, नंबर 2 ग्रेट वेसल्स होती है, नंबर 3 ट्रैकिया होता है, नंबर 4 लिम्फ नोड्स होते हैं। नंबर 4 क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। सही है। और जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें लिम्फ नोड्स में भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा है और बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है तो कहाँ जाओगे, सार्कोइडोसिस में जाओगे, सार्कोइडोसिस में। सही है। तो सार्कोइडोसिस के अंदर बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा बनता है। दूसरा, अगर केजिएटिंग ग्रानुलोमा हो तो कहाँ पे जाओगे, टीबी में या हिस्टोप्लाज्मोसिस में। तीसरा, फाइब्रोसिंग मीडियास्टिनाइटिस, अगर ये हो तो हिस्टोप्लाज्मा में जाओगे। अगर एग शेल कैल्सिफिकेशन है, एग शेल कैल्सिफिकेशन, तो एक इसमें होती है सिलिकोसिस में देखने को मिलती है। तो ये सारे मैंने लिम्फेडिनोपैथी अच्छे से बता दिया, उम्मीद है समझ आ गया होगा।
लास्ट आता है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। जो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है उसमें न्यूरोजेनिक ट्यूमर होते हैं, नर्व से अराइज करते हैं, सिंपैथेटिक चेन से ट्यूमर्स अराइज करते होते हैं। ठीक हो गया, न्यूरोजेनिक ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल न्यूरोब्लास्टोमा, ये अराइज करता होता है। तो ये मैंने सारे बता दिया, एंटीरियर मीडियास्टिनम, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो अगला आ गया पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो जो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम है उसमें नर्व्स होती है और साथ में डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा होता है। सही है। इसका सबसे आसान निमोनिक क्या है? वो कंटेंट्स जो कहाँ से गुजरते हैं, जो वो कंटेंट्स जो एयोटिक ओपनिंग में से गुजरते हैं, निमोनिकिस आटा, ए से एयोटा, डिसेंडिंग एयोटा। इसके बाद टी से थोरेसिक डक्ट आ जाएगा और ए से एजाइगस वेन। और इसके अलावा ये भी रट्टा मार देना, इसोफेगस ट्रैकिया से पीछे होती है। तो ट्रैकिया अगर मिडल मीडियास्टिनम में है तो इसोफेगस कहाँ पे होगी? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। तो एंटीरियर मीडियास्टिनम में थाइमस, मिडल में हार्ट और ट्रैकिया, ग्रेट वेसल्स, और जो पोस्टीरियर है उसमें आटा और इसोफेगस। तो ये कंटेंट्स रट्टा मार लेना। नेक्स्ट है कि इंटरकोस्टल पल्सेशन है ऑन अ पेशेंट और इंफीरियर रिब्स की नॉचिंग है। तो जो रिब्स की नॉचिंग होती है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की वजह से होती है, जो कोलैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है। और ये कौन सी कंडीशन में होती है? ये होती है कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा। अब इसमें भी कौन सा होगा, प्री डक्टल या पोस्ट डक्टल? अगर प्री डक्टल होता तो उसकी कंपनसेशन डक्टस आर्टरियोसिस से आ जाती, लेकिन पोस्ट डक्टल है तो उसकी कंपनसेशन डक्टस आर्टरियोसिस से नहीं आएगी, बल्कि कैसे आएगी? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज उनकी कोलैटरल सर्कुलेशन से आती होती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो अगर रिब्स की नॉचिंग है तो अडल्ट्स का कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा है जो कि पोस्ट डक्टल होता है, बच्चों में प्री डक्टल होता है। आगे है मेसेंटेरिक इस्केमिया ड्यू टू एसएमए ब्लॉक। तो जो सेलिक ट्रंक होता है वो फोरगट को सप्लाई करता है, जो इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गाल ब्लेडर और डूडिनम के फर्स्ट टू पार्ट्स को सप्लाई करता है। फिर डूडिनम के सेकंड पार्ट से लेकर प्रोक्सिमल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, बल्कि प्रोक्सिमल टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, वहाँ तक होता है मिडगट। और जो डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेकर एनल केनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन, तो ये कौन सा पार्ट होता है? ये हाइंड कट का पार्ट होता है। तो एसएमए ब्लॉक हो गया तो कौन सा पार्ट सपेयर हो जाएगा? सपेयर का मतलब बच जाएगा। देखो असेंडिंग कोलोन जाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन का कौन सा पार्ट जाएगा? प्रोक्सिमल टू थर्ड्स, आइलियम भी जाएगा। डिसेंडिंग कोलोन बच जाएगा क्योंकि इसको लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई करती होती है, जो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। नेक्स्ट पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेशेंट को पता लगा गैस्ट्रिक कैंसर है। अब देखो गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक यानी मैदा, जो मैदे की जो सेंसरी सप्लाई है। अब मैदा किस में आता है? आपका किस में आता है? फोरगट में आता है। और जो फोरगट है उसके लिए ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व होती है। सही हो गया। तो जो आपने अ, मतलब जो गट है ना उसकी इनर्वेशन आपने अच्छे से पढ़ लेनी है कि फोर गट की क्या है, मिड गट की क्या है और हाइंड गट की क्या है। क्लियर? क्योंकि यहाँ से सारे के सारे एमसीक्यूज पॉइंट आते होते हैं। क्लियर? एक मिनट। ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना। तो जो ग्रेटर सप्लैंक्टिक नर्व है फोरगट को सप्लाई करती है, T5 से T9 होती है। एक और बात याद रख लेना कि जो गट है उसको अपना नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, उसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसके भी दो प्लेक्सस होते हैं। एक है मायंटेरिक प्लेक्सस जिसको और बैक प्लेक्सस कहते हैं। मायंटेरिक या और बैक, ये इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल के दरमियान में पड़ा होता है। और जो मायंटेरिक है, एम से मायंटेरिक, एम से मोटिलिटी। दूसरा मीजनल प्लेक्सिस है जिसको सबम्यूकोजल प्लेक्सिस कहते हैं। एस से सबम्यूकोजल, एस से सिक्रीशन को कंट्रोल करता होता है। अभी एंटेरिक नर्वस सिस्टम आता कहाँ से है? न्यूरल क्रस्ट सेल से आता है। तो ये पॉइंट रट्टा मार लेना। दूसरा पॉइंट ये रट्टा मारना कि जो जीआईटी के अंदर भी पेस मेकर सेल होते हैं जो क्या जनरेट करते हैं? स्लो वेव जनरेट करते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ये इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ केजाल। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम कंट्रोल करते हैं। स्लो वेव स्लीप बोल रहा था, स्लो वेव्स क्रिएट करते हैं। अगर पूछा जाए जीआईटी की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या है तो आंसर क्या दोगे? फोरगट और मिडगट अप टू द सप्लेनिक फ्लैक्चर, उसकी होती है वेगस नर्व। और जो हाइंड गट है उसकी पेल्विक सप्लैंक्निक नर्व होती है, यानी सप्लेनिक फ्लैक्चर से लेकर नीचे तक। तो वेगस, फोरगट, मिडगट, और जो हाइंड गट है उसकी पेल्विक सप्लैंक्निक नर्व S2, S3, S4, ये रट्टा मार लेना। सही हो गया।
तो या सारा का सारा पॉइंट्स मैंने अच्छे से बता दिया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फीमेल पेशेंट है जिसका बेबी को क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटी है। क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटी, क्लेफ्ट पैलेट और कार्डिक डिफेक्ट, 3C, क्लेफ्ट पैलेट, कार्डिक प्रॉब्लम और क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटीज़। तो ये कहाँ पे जाओगे? और मदर एक्नी के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी तो ओरल आइसोट्रेटिनोइन यूज़ कर रही थी। तो आपने ना टेराटोजन ये बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि टेराटोजन के एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें पूछी जाती होती है। सही हो गया। कि कौन सा टेराटोजन क्या करवाता होता है, उसका स्पेसिफिक वर्ड आपने ज़रूर याद रख लेना है। एक बात याद रख लेना कि जो टेराटोजन होते हैं ये 3 to 8 वीक को इफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको मोटे मोटे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक ड्रग होती है थैलिडोमाइड, अगर ये मदर यूज़ करेगी तो बच्चे को क्या हो जाएगा? फोकोमीलिया, कि उसकी जो लॉन्ग बॉन्स हैं वो डेवलप नहीं कर पाएगी, उसको बोलते हैं फोकोमीलिया। इसके अंदर फ्लिपर लिम्स होते हैं। अगर मदर एक्ने के लिए आइसोट्रेटिनोइन, जिसको विटामिन ए कहते हैं, वो यूज़ करेगी तो जो विटामिन ए है वो होम्योबॉक्स जीन उसको डिसरप्ट कर देगा। सही हो गया। और क्या हो जाएगा? बच्चे को क्रेनियोफेशियल डिफेक्ट के क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा, कार्डिक डिफेक्ट हो जाएगा। तीसरा टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ये क्या करती है? येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करवा देती है। चौथा है फेनिटोइन। फेनिटोइन से कौन सा सिंड्रोम होता है? फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, इसके अंदर भी क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है, कार्डिक डिफेक्ट होते हैं। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज इसमें जो नेल्स है उसका हाइपोप्लेजिया होता है। नेल्स छोटे छोटे होना, वो जो डिजिट्स है वो छोटे छोटे होना, तो वो कहाँ पे जाओगे? फेनिटोइन में जाओगे। सही हो गया। इसके बाद है वेल्प्रोइक एसिड। जो वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ापिन, ये दोनों हाईली टेराटोजेनिक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा देती है। फोलिक एसिड को एंटागोनाइज कर देती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करा देती है। अगर मदर लिथियम यूज़ करेगी फॉर बाइपोलर डिजीज तो क्या हो जाएगा? एप्स्टीन अनोमली, जिसके अंदर बॉक्स शेप हार्ट होता है। जो राइट वेंट्रिकल है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो नीचे की तरफ चला जाता होता है। इसके बाद अगर मदर वारफरिन यूज़ करेगी, हेपरिन यूज़ नहीं करेगी बल्कि वारफरिन यूज़ करेगी, तो क्या हाइपोप्लेजिया होगा? नोज का हाइपोप्लेजिया होगा। एक बात रट्टा मारना, अगर नेल्स का या डिजिट्स का हाइपोप्लेजिया हो तो कहाँ पे जाना है? फेनिटोइन में। लेकिन अगर नेजल हाइपोप्लेजिया हो तो वारफरिन में जाना है। ठीक हो गया। और वारफरिन एक और डिजीज़ भी कराती है, बड़ा मुश्किल सा है, कॉन्ड्रो डिस्प्लेजिया पंक्टेटा। इसके बाद एस इनहिबिटर या ARBs, अगर ये मदर यूज़ करेगी तो ये क्या करवाएगी? फीटल रीनल डिसजेनेसिस। जब रीनल डिसजेनेसिस होगी, यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा, यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, और जब एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो पोर्टर सीक्वेंस हो जाएगा। P से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, O से ओलिगोहाइड्रोमिया, T से ट्विस्टेड फेस, ट्विस्टेड स्किन, एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट लाइक क्लब फीट, और R से रीनल फेलियर। क्लियर। और अगर मदर अल्कोहल का एक्सपोजर करेगी तो उसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? बेबी का IQ कम हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। नंबर 2, फेस को स्पेसिफिक पॉइंट नोट करना, उसका फिल्ट्रम स्मूथ हो जाएगा, अपर लिप थिन हो जाती है, शॉर्ट पाल्पेब्रल फिशर, आंखें छोटी है, दिमाग छोटा है, IQ भी छोटा है, फिल्ट्रम स्मूथ है, थिन अपर लिप है। अगर मदर स्मोकिंग करेगी तो स्मोकिंग से क्या होता है? वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, जिससे बेबी का बर्थ वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं IUGR। अगर मदर कोकेन यूज़ करेगी तो उसको प्लेसेंटल एब्रप्शन, जिससे फीटस को नुकसान पहुंचाएगा। अगर मदर को डायबिटीज़ हो तो उसके बेबी का साइज़ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, मैक्रोसोमिया हो जाएगा। और बेबी में क्या हो जाएगा? न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसके अलावा स्पेसिफिक हार्ट डिफेक्ट होगा, उसको बोलते हैं TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। सही हो गया। तो ये सारे सारे पॉइंट्स बता दिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉर्च इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। T से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अगर कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो तो उसमें क्लासिकल ट्राइएट याद रखना, HIC, हाइड्रोसेफलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन डिफ्यूज होती है। और C से कोरियो रेटिनाइटिस, तो ये क्लासिकल ट्राइएट होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके अंदर डिफ्यूज इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होती है, साइटोमेगालो वायरस में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है। कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हाइड्रोसेफलस होता है, साइटोमेगालो वायरस में माइक्रोसेफेली होती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में कोरियो रेटिनाइटिस होता है, जबकि साइटोमेगालो वायरस में सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ठीक हो गया। तो TO
आर से रुबेला, रुबेला में ट्राइड बनता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जिसमें मशीनरी लाइक मरमर होता है, कैटरेक्ट होता है और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है और ब्लूबेरी मफन रैश देखने को मिलते होते हैं। लास्ट में सिफिलिस है, सिफिलिस के अंदर हचिंसन टीथ होते हैं कि जो अपर सेंट्रल इंसाइजर है उसमें नॉचिंग होती है, सैडल नॉच डिफॉर्मिटी के जो न्योज का ब्रिज है वो फ्लैट हुआ पड़ा है और मलबरी मोलर्स होते हैं, पता नहीं क्या फजूल चीज़ें हैं। सही हो गया, तो सारे मैंने एमसीक्यू से पॉइंट बता दिए टेराटोजन वाले। एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है, तो गैस्ट्रेक्टमी में आपको वाटर सॉल्युबल वाइटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, खासतौर पर जो पेराइटल सेल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और B12 की एब्जॉर्प्शन और बाइल साल्ट की एब्जॉर्प्शन टर्मिनल आइलियम के अंदर होती है। डर्मेटाइटिस कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का मतलब डिमेंशिया और रिकरेंट डायरिया, तो 3D नोट करना, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। अगर आपको 2D में मिल जाए ना तो काम चला लेना, तीसरा डी ज़बरदस्ती बना लेना। तो ये नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, चौथा डी डेथ होता है, इसको पेलेग्रा कहते हैं। नियासिन ट्रिप्टोफैन से बनता है, ट्रिप्टोफैन से बनाने के लिए B2 और B6 चाहिए होता है। नियासिन की डेफिशिएंसी कब होगी? अगर कोई कॉर्न या मेज़ खाएगा या पेलेग्रा, हार्टनम डिजीज़ या कार्सिनॉइड सिंड्रोम में देखने को मिलती है। अगला वही है कि एक पेशेंट है जिसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है, गैस्ट्रेक्टमी में पेराइटल सेल उड़ गए जो कि बॉडी और फंडस के अंदर होते हैं। पेराइटल सेल ने क्या प्रोड्यूस करना है? एसिड प्रोड्यूस करना है। एसिड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास काफ़ी सारा होता है और जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है वो इयोजिनोफिलिक होता है। ठीक हो गया। अब उसको इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से B12 की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से उसको पेरिफेरल नंबनेस फटीग होगी। तो B12 की डेफिशिएंसी जिससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है। CKD वाले पेशेंट में कौन सी ड्रग आपने अवॉइड करनी है? साफ बात है, जो ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक होती है। तो इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या है? नेफ्रोटॉक्सिक है। तो आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स अच्छे तरीके से रट्टा मार लो, कौन कौन सी ड्रग्स है जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा देती होती है। तो मिमोनिकिस, CAAV केव, या कैवा से रट्टा मार सकते हो, कैवा, CAVA कैवा। C से सिस्प्लाटिन कार्बोप्लाटिन, A से अमाइनोग्लाइकोसाइड, V से वैनकोमाइसिन जो कि रेडमैन सिंड्रोम करा देती है और A से एम्फोटेरिसिन भी जो कि एंटी फंगल होती है। सही हो गया। तो ये सारी क्या थी? हमारी नेफ्रोटॉक्सिक थी। एक याद रख लेना, CKD वाले पेशेंट में कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग दे सकते हैं? तो वो लीनाग्लिप्टिन था, लीना। नेक्स्ट है एक पेशेंट को एक्सेसिव सलाइवेशन और लैक्रिमेशन, जब भी ग्लैंड्स की सिक्रेशन बढ़ रही है तो उसका मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई है और उसने मशरूम खाया है। तो मशरूम खाना या इंसेक्टिसाइड का एक्सपोजर होना, तो इससे कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी होती है, डम्बल्स वाला निमोनिक है, डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज्म, एमेसिस, लैक्रिमेशन, स्लाइवेशन, स्वेटिंग। तो ये, या दूसरा मिमोनिक स्लज वाला भी है, स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन, जी से पता नहीं क्या था, और ई से एमएसएस वगैरह। ठीक है, तो मतलब डंबल्स वाला मेमोरी ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे। और फिर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को रीएक्टिवेट करने के लिए पैरालिडोक्साइन देते हैं। फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इंसेक्टिसाइड है। अब देखो CKD वाला पेशेंट है, तो CKD में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे CKD वाले पेशेंट में जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है PCT पर वो नहीं होगा। जब 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होगा तो विटामिन D की एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी। जब विटामिन D की एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी तो कैल्शियम कम होगा। जब कैल्शियम कम होगा तो PTH की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि इसने कैल्शियम को बढ़ाना होता है, लेकिन कैल्शियम तो कम है किडनी से, तो कैल्शियम कम, PTH ज़्यादा और फॉस्फेट भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि किडनी ने फॉस्फेट को एक्सक्रीट करना होता है, लेकिन किडनी खुद ही फारिग हो गई है। तो CKD वाले पेशेंट में सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, तो एक प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। प्राइमरी का मतलब है कि मसला पैराथायरॉयड ग्लैंड का अपरा है, कोई कैंसर हो सकता है, एडिनोमा हो सकता है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है। प्राइमरी के अंदर PTH ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा, फॉस्फेट कम। लेकिन सेकेंडरी के अंदर जो CKD में होता है PTH ज़्यादा, कैल्शियम कम, फॉस्फेट ज़्यादा। उल्टा हो गया प्राइमरी से, क्योंकि किडनी विटामिन D की एक्टिव फॉर्म नहीं बना पा रही 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, तो ये BRC है, जीन म्यूटेशन है। P53 अगर इसके म्यूटेशन हो तब कौन सा होगा? इसको बोलते हैं ली फरामानी सिंड्रोम, जिसमें SBLA, सार्कोमा, ब्रेस्ट का कैंसर,
ल्यूकेमिया लिम्फोमा लंग्स, और ए से एड्रीनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स। जो के रास है उससे पेनक्रियाटिक और कोलोरेक्टल कैंसर, और जो RET जीन म्यूटेशन है इससे MEN2A MEN2B। MEN2A में मेडुलरी थायराइड कैंसर, फियोक्रोमोसाइटोमा, और क्या था हमारा तीसरा, पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया। जबकि MEN2B के अंदर मेडुलरी थायराइड कैंसर, फियोक्रोमोसाइटोमा, वही पुराना वाला, और दो चीज़ें नई आ जाएगी, मार्फोनाइट हैबिटस और म्यूकोजल न्यूरोमास। सही है। इसके बाद यंग गर्ल है जो अपने ब्राउट हर मदर, अपनी मदर को लेके आई है फॉर हर ब्रेस्ट कैंसर। अब डॉटर चाहती है कि उसको पता लगे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, तो कौन सी म्यूटेशन चेक करोगे, BRCA1 और BRCA2। तो ये आसान है, तो ये BRCA1 और BRCA2 है, इससे ब्रेस्ट और ओवेरियन की मलिग्नेंसी देखने को मिलती होती है। सही हो गया। और एक और बात रट्टा मारना, जो BRCA1 और BRCA2 है और फैनकोनीज एनीमिया है, इनमें कौन सा रिपेयर खराब होगा, होमोलोगस रिकम्बिनेशन। तो ये DNA रिपेयर, ये भी पढ़ के जाना। इसका मिमोनिक मैंने बताया था HbF। H से होमोलोगस रिकम्बिनेशन, B से BRCA, और F से फैनकोनी एनीमिया। यानी BRCA और फैनकोनी एनीमिया, इसमें होमोलोगस रिकम्बिनेशन खराब होता है। अगर नॉन होमोलोगस एंड रिपेयर नहीं हो पा रहा तो उससे एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया हो जाएगा। अगर मिसमैच रिपेयर खराब हो गया तो उससे लिंच सिंड्रोम, जिसको हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। और अगर न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर नहीं हो पा रहा, उससे जीरोडर्मा पिगमेंटोजम हो जाएगा कि UV लाइट गिरेगी और पिरामिडीन पिरामिडीन डाइमर बन जाते होते हैं। इसके बाद जो ट्रिप्सिन होता है, ये थोड़ा मुश्किल MCQ होता है क्योंकि प्योर फिजियोलॉजी में ले गया। तो जो ट्रिप्सिन होता है वो कार्बोक्सी टर्मिनल साइट ऑफ अमाइनो एसिड पे काम करता होता है। ट्रिप्सिन क्या है, एक एंडोपेप्टिडेज, यानी प्रोटीन को तोड़ता होता है। ट्रिप्सिन है असल में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देना होता है, क्लीवेज करनी है, प्रोटीन्स को तोड़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये C कार्बोक्सिल साइड पे काम करता होता है, C टर्मिनल साइड पर काम करता होता है। इसके बाद डिफ़िकल्टी ओपनिंग द बटन, राइटिंग और वॉकिंग, ये इफेक्ट हो रही है। तो ये सेरिबेलम का डिजीज़ है, और सेरिबेलम के अंदर डिस्डियाडोकोकाइनेसिया वो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है। वाई इट इज़ डिस्डियाडोकोकाइनेसिया इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेरिबेलम रैपिड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और डिस्डियाडोकोकाइनेसिया में आप रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट करते होते हैं। तो सेरिबेलम का मिमोनिक क्या होता है, जब भी सेरिबेलम लीजन होती है तो मिमोनिक इज दानिश, डिस्डियाडोकोकाइनेसिया जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ए से टैक्सिया, एन से निस्टैग्मस, आई से इंटेंशन ट्रेमर, एस से स्कैनिंग स्पीच, एच से हाइपोटोनिया, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका पेंडुलर नी जर्क। और एक और बात रट्टा मार लेना, सेरिबेलम, अगर लेफ्ट साइड का सेरिबेलम डैमेज है तो लेफ्ट साइड की जो मूवमेंट है उसके कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि सेरिबेलम इप्सिलैटरल साइड को कंट्रोल करता है। जो सेरिब्रम है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो कंट्रोलैटरल साइड को कंट्रोल करता है। इसके बाद कहता है कि एक्स लिंक्ड डिजीज मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्यों? क्योंकि मेल्स क्या होते हैं, हेमी जाइगस होते हैं। हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो भी खराब निकल आया तो हम तो गए। लेकिन फीमेल के पास कैरियर का एज मिल जाता होता है। फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम को वो इनएक्टिवेट कर देती होती है। इनएक्टिवेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, DNA की क्या करनी पड़ेगी, मिथाइलेशन करनी पड़ेगी। DNA की क्या करनी पड़ेगी, मिथाइलेशन करनी पड़ेगी। जब DNA की मिथाइलेशन होती है तो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लियोनाइजेशन। और जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होता है तो उससे क्या बनता है, बार बॉडी। अगला है एक पेशेंट जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए बड़ा ही मनहूस चीज़ है, तो ऐसे MCQ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपने दिमाग यूज़ करना था कि पर्सनैलिटी इन्वेंट्री किस में आ रहा है, अब मैं इनको क्या डिस्क्राइब करूँ। ओके अगला MCQ, ये पहले भी एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ, आई एम नॉट अ रेसिस्ट। लेकिन कोई बंदा अगर दुबई से या बाहर से आ रहा है या थाईलैंड से आ रहा है तो अपने साथ वो HIV ज़रूर लेके आएगा। ठीक हो गया, मैं नहीं कह रहा, CPSP कह रहा है। कोई अगर बाहर दूर दराज फॉरेन ट्रैवल से आएगा या दुबई से आएगा या थाईलैंड से आएगा तो वो फ्री में HIV लेके आ जाएगा। और HIV के मैंने सारे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ बताए थे कि HIV में अगर वाटरी डायरिया हो तो कहाँ पे जाओगे आप, क्रिप्टोस्पोरिडियम में। अगर ब्लडी डायरिया हो तो साइटोमेगालो वायरस में। क्रिप्टोस्पोरिडियम में एसिड फास्ट सिस्ट होते हैं,
डोनट शेप ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि साइटोमेगालोवायरस में आउल आई इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलती होती है। सही हो गया। अब जियार्डियासिस में कब जाओगे? जब ट्रैवल की हिस्ट्री होगी और फुल स्मेलिंग फैटी स्टूल होगे, स्टीटोरिया होगा। नीमोसिस्टस कैरिनाई, इसको जीरोवेकाई भी कहते हैं, इस पे कब जाओगे? जब HIV वाला पेशेंट है, CD4 काउंट 200 से कम है, बायलैटरल इंटरस्टिशियल नमूनिया है। उमैबा पे कब जाओगे? एंटेमाइबा स्टोलिटिका, जब ब्लडी डायरिया डिजेंट्री की हिस्ट्री होती है और साथ में उमैबिक लीवर एब्सेस भी आपको देखने को मिलती होती है। फीमेल पेशेंट है, मैंने तीनों डिफरेंशियल बताए थे, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, वुल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस और ट्राइकोमोनास वाला। ठीक हो गया। तो मेल ओडरस, अब मेल ओडरस है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस है या फिर ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है। अगला जो फ्रोथी है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। फ्रोथी ग्रीन येलो डिस्चार्ज, नंबर 2 मोटाइल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, तीसरा स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, चौथा पीएच का एलिवेट होना। ये 4 पॉइंट्स है जो किस में आते हैं? ट्राइकोमोनियासिस के लिए। ट्राइकोमोनियासिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो फिर इसके लिए क्या दोगे? मेट्रोनिडाजोल, दोनों को दोगे, पार्टनर को भी और फीमेल को भी। क्लियर। अगला है पेशेंट को मून फेज है, जब भी मून फेज, बुफेलो हम, ट्रंकल ओबेसिटी, तो आपने कुशिंग सिंड्रोम में जाना होता है। और पेशेंट में हाइपर पिगमेंटेशन भी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, नॉर्मली अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो तो ये किस हार्मोन से होती है? ACTH से होती है। यानी इस केस में जो कोर्टिसोल बढ़ा है वो ACTH के ज़्यादा होने की वजह से हुआ है, क्योंकि पेशेंट को हाइपर पिगमेंटेशन है। तो कुशिंग सिंड्रोम वाला अगर कोई सिनेरियो हो तो इसमें नोट करना, अगर हाइपर पिगमेंटेशन बता रहा है तो ये हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हुई है? क्योंकि ACTH ज़्यादा था। जब ACTH ज़्यादा होता है तो वो पिट्यूटरी एडिनोमा से हो सकता है या फिर वो एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन ज़्यादा हुआ है? ACTH ज़्यादा होने की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ा है। ठीक हो गया। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब है कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है, और ऐसा कुशिंग सिंड्रोम जो पिट्यूटरी एडिनोमा ACTH की वजह से है तो इसको कुशिंग डिजीज़ कहते होते हैं। अगला है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, ये मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है, दो मसल को सप्लाई करती है, ट्रापेजियस और स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड को। और ट्रापेजियस के दो काम होते हैं, शोल्डर एलिवेशन, श्रगिंग ऑफ शोल्डर। नंबर 2 आपका क्या आ जाता है? नंबर 2 क्या आ जाएगा? ओवरहेड एबडक्शन। ज़ेल्विगर सिंड्रोम, ये पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर है। और पेरोक्सिसोम के मैंने दो फंक्शन बताए थे, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, उनकी बीटा ऑक्सीडेशन करना। जो लॉन्ग चेन है उनकी जो बीटा ऑक्सीडेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कार्निटीन शटल के थ्रू, और जो एंजाइम रेट लिमिटिंग होता है वो CAT1 होता है। लेकिन जो वेरी लॉन्ग चेन है वो पेरोक्सिसोम में होती है। इसके अलावा अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रांच चेन फैटी एसिड, वो भी पेरोक्सिसोम में देखने को मिलती है। कीटोसिस का मतलब है कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन, और ये कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन क्यों होती है? जब हमारी बॉडी में स्टार्वेशन होती है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के रिजर्व कम हो जाते हैं। जब स्टार्वेशन होती है या डायबिटीज है या अल्कोहल है, इस केस में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबिलिटी कम होती है, तो बॉडी क्या करेगी? फैट्स को तोड़ेगी, लाइपोलाइसिस करेगी। तो लाइपोलाइसिस से क्या होगे? फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होगे, फैटी एसिड से एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होगा, एसिटाइल कोए से कीटोन बॉडी बनेगी। एक बात याद रख लेना, कीटोन बॉडी बनती कहाँ पे है? लीवर में। लेकिन लीवर कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि लीवर के पास थायोफोरेस एंजाइम नहीं होता। ये कौन यूज करेगा? ब्रेन यूज करेगा या मसल यूज करेंगे। एयर एम्बोलिज्म के लिए 100 सीसी एयर चाहिए। ठीक हो गया, 100 सीसी। और ये कब होता है एयर एम्बोलिज्म? अगर आप स्कल की बोन्स है उसकी सर्जरी कर रहे हैं, लाइक जो न्यूरो सर्जन है स्कल की बोन्स की सर्जरी कर रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करें डिजीज से रिस्क फैक्टर के अंदर, मतलब डिजीज वाले इंडिविजुअल को पकड़ा और उनका पास्ट एक्सपोजर चेक किया, तो ये केस कंट्रोल स्टडी है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो केस कंट्रोल स्टडी रिट्रोस्पेक्टिव है, डिजीज से आप रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। और जो केस कंट्रोल स्टडी है उससे ओड रेशो निकालते हैं, इसका फार्मूला AD/BC है। जो कोहोर्ट है वो प्रोस्पेक्टिव होती है, फॉरवर्ड होती है, उससे एट्रीब्यूटेबल रिस्क या रिलेटिव रिस्क निकालते हैं। इंसिडेंस अमंग एक्सपोज ओवर इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, और कोहोर्ट से भी इंसिडेंस निकालते हैं।
क्रॉस सेक्शनल स्टडी इससे प्रेवलेंस निकालते होते हैं। गिवन स्पेसिफिक स्नैपशॉट ऑफ स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। एक पेशेंट ओटी टेबल पे है, सुपाइन पोजीशन पे है और वॉमिट किया है, सुपाइन पोजीशन पे है, तो एक बात याद रख लेना, जो फॉरेन बॉडी या एस्पिरेशन है वो राइट लोअर लोब में जाएगा, एस से सुपाइन, एस से सुपीरियर, तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, सुपीरियर को एपिकल भी कहते होते हैं। सही हो गया। तो उसने अल्फा और चार्ली दोनों सेम है, तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, इसको रट्टा मार लेना। अगर वो अप राइट है, अप राइट में यू के बाद पी आ रहा है, तो पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, इसमें फॉरेन बॉडी या वो जाती होती है एस्पिरेट। इसके बाद ओवोफोरेक्टमी, ओवोफोरेक्टमी में ओवेरियन आर्टरी या ओवेरियन वेन उसको लाइगेट करते होते हैं, और ये कहाँ पड़ी होती है, इन्फेंडिबुलो पैल्विक लिगामेंट, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी भी कहते हैं। ये ओवरी को लेटरल पैल्विक वाल से जोड़ता होता है। और वंस अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेटर की इंजरी आपको देखने को मिल सकती होती है, और ये पैल्विक ब्रिम के लेवल पर इंजरी होती है। ठीक हो गया। तो यूरेटर दो जगह पे डैमेज होता है, ओवोफ्रेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी। ओवोफ्रेक्टमी में कहाँ से, जब वो ओवेरियन वेसल्स के डीपली गुजरता होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के लेवल पर, एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम। तो हिस्टेरेक्टमी में कहाँ पे डैमेज होगा, जब ये कार्डिनल लिगामेंट के नीचे से होते हुए जाएगा। कार्डिनल लिगामेंट के अंदर यूट्राइन आर्टरी होती है, और यूट्राइन आर्टरी में ब्लड है, तो वाटर अंडर द ब्रिज, तो उसको रट्टा मारना कि यूरेटर नीचे से गुजरता है। सही हो गया। तो यूरेटर पैल्विक ब्रिम पर डैमेज होगा जब ये कॉमन इलियक वेसल्स को क्रॉस कर रहा होगा। सही हो गया। तो ये बात रट्टा मार लेना। इसके बाद ये क्या है, अगला एमसीक्यू, ये क्या उन्होंने एमसीक्यू की मिस्टेक डाल दी, विच एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको रिकरेंट वॉमिटिंग है। देखो रिकरेंट वॉमिटिंग में कौन सा एसिड बेस डिजीज होगा, वॉमिटिंग में एसिड लूज कर दोगे तो पेशेंट में मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस देखने को मिलेगा। बस ये रट्टा मार लेना। नेक्स्ट एक पेशेंट है जो इंडेक्स फिंगर है उसको फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, और जो लैटरल 3.5 है, देखो इंडेक्स फिंगर को फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स के फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस ये डैमेज है, ये छोड़ दो बेशक अगर नहीं आता। लेकिन जो लैटरल 3.5 है पाल्मर सरफेस पे मीडियन नर्व, और जो मीडियल 1.5 है वो अल्लर नर्व कंट्रोल करती होती है। तो सेंसरी सप्लाई देख के आप मीडियन नर्व का फैसला कर सकते हैं, और मीडियन नर्व LOAF इनको सप्लाई करती है। L से लुम्ब्रिकल, O से ओपोनेंस पॉलिसिस, A से एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, F से फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर और जो प्रोस्टेट कैंसर, ये दोनों वर्टिब्रल कैनाल तक पहुंच जाता है, वर्टिब्रल कॉलम तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, वीनस कनेक्शन। एक होता है इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, इसको बार्टसन वीनस प्लेक्सस कहते हैं, उसके थ्रू कैंसर प्रोस्टेट का हो या ब्रेस्ट का हो वो फैल जाता होता है। सही हो गया। एक बात याद रख लेना, जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो ऑस्टियोब्लास्टिक भी होता है, ऑस्टियोलिटिक भी होता है। सही है, लेकिन प्रोस्टेट का कैंसर ऑस्टियोब्लास्टिक होता है। तो आगे चलते हैं। एक लीजन है फेशियल कॉलिकुलस के लेवल पर। फेशियल कॉलिकुलस नाम से लग रहा है इसमें फेशियल नर्व होगी और साथ में सिक्स्थ नर्व भी होगी, एब्ड्यूसर नर्व भी होती है। ठीक हो गया। तो फेशियल कॉलिकुलस है, अगर ये उड़ गया तो सातवीं नर्व उड़ेगी और साथ में एब्ड्यूसर नर्व भी उड़ जाएगी। और एक और बात रट्टा मार लेना, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं पॉन्स में से निकलती है, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती होती है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है यहाँ की लिम्फेटिक ड्रेनेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कैंसर भी इसी जगह पे होता है। और यहाँ पर जो लिम्फ होता है वो एंटीरियर या पेक्टोरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता होता है, इंटीरियर या पेक्टोरल एक्सिलरी लिम्फ नोड के पास जाता है। जो मीडियल क्वाड्रेंट है उसका लिम्फ जाता होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड के पास। आगे है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, और ये बंडल्ड इलास्टिक फाइबर है। तो ये वजाइना का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। अब ये सारी एपिथेलियम इसके बज़वर्ड रट्टा मार लेना। जो यूट्रस है उसके एपिथेलियम कौन सी है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, जिसके पास ग्लैंड्स होते हैं, स्ट्रेट ग्लैंड्स होते हैं प्रोलिफरेटिव फेज में, क्वाइट ग्लैंड्स होते हैं सेक्रेटरी फेज में। जो यूरिथ्रा होता है उसकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम आ जाती है। जो वेजाइना है उसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, और वेजाइना के अंदर दो चीज़ें भी होती है, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और दूसरा इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। जो सर्विक्स है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक है एक्टोसर्विक्स, एक है एंडोसर्विक्स। जो एक्टोसर्विक्स है उसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड है, और जो एंडो है उसकी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है।
जबकि फेलोपियन ट्यूब उसकी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जिसके साथ सिलिया जुड़े हुए होते हैं। तो वजाना की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड है, इलास्टिक फाइबर है, और लास्ट में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिलते होते हैं। अगला है मिडल क्रेनियल फोसा, उसकी बाउंड्री पूछ रहे हैं, तो उसका जो फ्लोर या जो बेस होता है वो ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड से बनता है। अब जो मिडल क्रेनियल फोसा होता है, अच्छा जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन है, और जो मिडल क्रेनियल फोसा है बटरफ्लाई शेप होता है, बॉडी एंड ग्रेटर विंग ऑफ सफिनॉइड इससे बनता होता है। और जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है वो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन से बनता होता है। आगे चलते होते हैं, एक न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न लड़की है जिसको फोर्स से डिलीवर किया है, और उसका आर्म हैंगिंग बाय देयर साइड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्म हैंगिंग बाय हर साइड, इडक्टेड और मीडियली रोटेटेड। ऐसे था जैसे वो पैसे मांग रही है कि एक साइड से हैंग कर रहा था, इडक्टेड था, मीडियली रोटेटेड था। इस पोजीशन को बोलते हैं आर्च पाल्सी, वेटर टिप पोजीशन। ठीक हो गया। तो आर्च पाल्सी वेटर टिप पोजीशन अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के डैमेज होने से होती है, C5 C6। और ये कब डैमेज होती है, जब अगर लैटरल ट्रैक्शन अप्लाई करे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या फिर नंबर 2 क्या करें हम कि अगर अडल्ट हैं और वो हेड और शोल्डर के बल गिर गया है, एंगल बढ़ गया है, और यू नो बेटर कि इसमें क्या हो जाता है, आर्म आपका इडेप्टेड हो जाता है। सही हो गया। दूसरा, आर्म मीडियली रोटेटेड हो जाता है। ओके। और एक्सटेंडेड ओपरोनेटेड हो जाता है, वेटर टेप पोजीशन, कि अपना हाथ पीछे की तरफ घुमा के पैसे मांगना शुरू हो जाओ। जबकि दूसरा क्लमकीज पैरालिसिस है, उसमें लोअर ट्रंक C8 T1 उड़ जाता है, तो उसमें इंट्रेंसिक मसल उड़ जाते हैं, क्ला हैंड हो जाता है। क्ला हैंड क्यों होता है, क्योंकि लुम्ब्रिकल उड़ गया। ठीक है। नॉर्मली लुम्ब्रिकल मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट उसकी फ्लेक्शन करते थे, और इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट उसके एक्सटेंशन करते हैं। तो जब लुम्ब्रिकल उड़ जाएंगे तो क्ला हैंड देखने को मिलेगा। अगला साइड ऑफ हेड है, उस पर ब्लो कोई फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे टिरोइन होता है। टिरोइन के लेवल पर 4 बोन्स आके फ्यूज करती होती है, फ्रंटल पेराइटल वाली, टेम्पोरल वाली। ठीक हो गया। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो टिरोइन है उसके लेवल पर इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी पड़ी होती है। जब ये डैमेज होगी तो एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होगा, जिसमें ल्यूसिड इंटरवल होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस शेप ओपेसिटी देखने को मिलती होती है, और मिडल मेनिंजियल आर्टरी फोरामिन स्पाइनोजम से गुजरती होती है। ड्यूरिंग आ थायरॉयडेक्टमी सर्जन ने इंफीरियर थायराइड आर्टरी उसको लाइगेट किया है, तो जो इंफीरियर लोब है वहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी पड़ी होती है। अब ये किस आर्टरी की ब्रांच होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ थायरो सर्वाइकल ट्रंक ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। सही हो गया। और एक और बात रट्टा मार लेना कि जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ रिकरेंट लाइनेजल नर्व पड़ी होती है, तो अगर ये नर्व उड़ जाएगी तो ये सिर्फ क्रिकोथायरॉयड को सप्लाई नहीं करती, बाकी सारे मसल को सप्लाई करती है। तो अगर ये नर्व उड़ जाएगी तो हॉर्सनेस और वाइस हो जाएगा। जो सुपीरियर लोब है वहाँ पर लेफ्ट नहीं, सुपीरियर लोब के ऊपर सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है, और साथ में और कौन सी होती है, एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व जो कि क्रिकोथायरॉयड को सप्लाई करती है, और क्रिकोथायरॉयड वोकल कॉर्ड को टेंस करता होता है, टेंशन क्रिएट करता है। अगला क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, तो CML में 922 ट्रांसलोकेशन होती है, 814 बर्किट में होती है, 922 CML में होती है, 1418 फॉलिकुलर में होती है, 821 आई थिंक सो AML में देखने को मिलती होती है, और 1517 AML की जो M3 है, 1517 PML रारा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, जिसमें आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड देते हैं, और DIC हो जाता है, और रोड्स पॉजिटिव होता है, माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव होता है। आगे मैंने बताया था कि HIV वाला पेशेंट हो, उसकी स्किन के ऊपर पर्पल नोड्यूल्स है, स्किन के ऊपर अगर स्किन के ऊपर पर्पल नोड्यूल्स हैं तो आपने कहाँ पे जाना है, कैपोसी सार्कोमा में जाना है, और कैपोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 की वजह से होता है। अगर ओरल थ्रैश हो जिसको आप स्क्रैप वेपल ना कर सकते हो तो वो कैंडिडा की वजह से होता है। ठीक हो गया। और क्या HIV में बताया था, मेनिंजाइटिस हो तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, मल्टीपल रिंग इनहांस लीजन हो तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी पे जाना है। अगर रेटिनाइटिस, इसोफेजाइटिस, कोलाइटिस हो तो साइटोमेगालो वायरस है। ओके। और नमूनिया हो, इंटरस्टिशियल नमूनिया, CD4 काउंट 200 से कम हो तो क्या दोगे आप, तब क्या होगा, निमोसिस्टस जिरोविकाई। सही हो गया। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसकी वाइट लेजन है ओरल कैविटी पर, वाइट लेजन है या वाइट प्लाग है टंग के ऊपर, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये लीकोप्लेकिया है या फिर ये
कहने का मतलब है कैंडिडा है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? कैंडिडा को आप स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं, तो कैंडिडा में सूडो हाइफी होते हैं, लेकिन जो ल्यूकोप्लेकिया है उसको स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते। इसको स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं, सूडो हाइफी है तो कैंडिडियासिस, जो सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस, और जो ल्यूकोप्लेकिया होता है वो वाइट होता है लेकिन उसको स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते। एप्स्टीन बार वायरस से या स्क्वेमस सेल कैंसर करवा देता है। एरिथ्रोप्लेकिया रेड रंग की लीजन होती है। नेक्स्ट है नी जॉइंट की इंजरी हुई है, तो जो नी जॉइंट को जो फ्लेक्स करता है वो हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, बाइसेप्स, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, ठीक हो गया। लेकिन थोड़ी बहुत नी की फ्लेक्शन भी हो पा रही है, क्यों? क्योंकि जो बाइसेप्स है उसके दो हेड होते हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड। जो शॉर्ट हेड है उसको कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है, और जो लॉन्ग हेड है उसको टिबियल नर्व सप्लाई करती है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, सही है। तो ये पॉइंट था हमारा। इसने किसको रखा हुआ है? डी रखा हुआ है, लेकिन डी नहीं है, शॉर्ट हेड और बाइसेप्स फेमोरस है। ये गैस्ट्रोक्रीमियस कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको फुट ड्रॉप है, बिग टो की डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, तो डीप पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व इवर्जन ऑफ फुट कराती होती है। अब डीप पेरोनियल नर्व ऑप्शन में नहीं है तो कॉमन पेरोनियल नर्व प्रेफर कर लो, नेकोफिबुला के लेवल पे पड़ी होती है। सही हो गया। इसके बाद ये क्या एक्सप्लेनेशन दी थी इन्होंने? अच्छा, इसके बाद वो बता रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करना है एक्लेस टेंडन को और प्लांटारिस रप्चर को। अगर किसी बंदे को वीकनेस है प्लांटर फ्लेक्शन में, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्लेस टेंडन रप्चर हो गया है या प्लांटारिस रप्चर हो गया है। अगर वो अपने टोस के ऊपर वॉक कर सकता है तो प्लांटारिस रप्चर है, अगर नहीं कर सकता तो एक्लेस टेंडन उड़ गया है। HIV वाला पेशेंट है, उसको प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया है, तो कहाँ पे जाओगे आप? बेस्ट आंसर शुड बी द क्रिप्टोस्पोरिडियम, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, तब आप साइटोमेगालो वायरस में जाओगे। रट्टा मारना, साइटोमेगालो वायरस वाटरी नहीं ब्लडी डायरिया करवाता है। अपने कॉन्सेप्ट ना खराब करना इन फजूल रिकॉल्स या CPST के पीछे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाना। आफ्टर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक हो गया, कि जब सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइक लीवर का या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो कौन सा रिजेक्शन होता है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होता है। ठीक हो गया, कि जब भी बोन मैरो या लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं इनमें लिम्फोसाइट बहुत सारे होते हैं, तो ये जो ग्राफ्ट के लिम्फोसाइट्स होते हैं, डोनर के लिम्फोसाइट्स होते हैं, रेसिपिएंट में प्रोलिफरेट करते हैं और ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज हो जाता है। सही हो गया। तो ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, और इससे कैंसर कौन सा हो जाएगा? लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज हो जाएगा। कौन सा डिजीज हो जाएगा? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज हो जाएगा। और रिजेक्शन कौन सा होता है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज टाइप 4। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी स्किन होती है, लेकिन 1 से 5 साल के अंदर लिम्फोप्रोलिफरेटिव होता है, 1 से 5 साल के अंदर लिम्फोप्रोलिफरेटिव, और 10 से 15 साल में स्किन का। लेकिन ओवरऑल बात करें स्किन है, तो यहाँ पे स्किन तो नहीं है, तो लिम्फोप्रोलिफरेटिव की तरफ जाएंगे और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की तरफ जाएंगे, जिसमें पेशेंट को रैश होता है, जॉन्डिस, हेपेटोसप्लीनोमेगाली और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया देखने को मिलता होता है। सही हो गया। नेक्स्ट एक पेशेंट है जो स्मोकर है, स्मोकर में क्या होगा? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, और दूसरा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाएगा। नॉर्मली रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज एपिथेलियम से कन्वर्ट हो जाती है, बल्कि नॉन केराटिनाइज से। इसको बोलते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो आई थिंक सो बेस्ट आंसर शुड बी द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। क्लियर? और अगर उसको अब स्क्वेमस मेटाप्लेजिया भी हो सकता है, इंक्रीज गोबलेट सेल भी हो सकते हैं। हाँ, गोबलेट सेल भी बढ़ जाते हैं, इस कंडीशन को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। चलो, क्या क्या करें अब? दोनों ही ऑप्शन सही बनते हैं। क्रॉनिक इरिटेशन से गोबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया भी होता है, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन भी होती है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया भी होता है। अगर गोबलेट सेल ना लिखे हो फिर आप चले जाना, अदरवाइज तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया मेक्स मोर सेंस। एक लॉन्ग टर्म स्मोकर है और हैवी ड्रिंकर है। अब ये दोनों रिस्क फैक्टर है कैंसर के, स्मोकर और अल्कोहल। और कैंसर के अंदर डिस्फेजिया होता है, पहले सॉलिड्स के लिए फिर लिक्विड्स के लिए, जबकि एक्लेजिया के अंदर एट अ टाइम सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए डिस्फेजिया होता है, लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होता है। तो हिस्ट्री पढ़ के पता लग गया इसोफेगस का कैंसर है। और इसोफेगस के दो कैंसर होते हैं, स्क्वेमस सेल एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल ज़्यादा कॉमन होता है, एडिनोकार्सिनोमा रिलेटिवली कम कॉमन होता है। स्क्वेमस सेल मिडल 1/3 में होता है, एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है। स्क्वेमस वाला अल्कोहल स्मोकिंग के से होता है, और जो एडिनोकार्सिनोमा बैराटिसोफेगस और गर्ड से होता है।
नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल स्पोर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों रेजिस्टेंट होते हैं? क्योंकि इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिपोकोलिनिक एसिड और इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जिससे वो हीट को क्या कर देते हैं, बर्दाश्त कर लेते होते हैं। तो ये पुराना एसके कैम से किया हुआ, इसको रट्टा मार लेना। स्टरलाइजेशन अगर ड्राई हीट से करते हैं लाइक ओवन से, तो वो बैक्टीरिया को किस मैकेनिज्म से किल करती है? वो ऑक्सीडेशन के थ्रू किल करती होती है। तो जो ड्राई हीट है वो ऑक्सीडेशन के से काम करती है, और जो मॉइस्ट हीट है आउटोक्लेव में, वो प्रोटीन की कोआगुलेशन करवाती है। तो दो देख लो, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट ऑक्सीडेशन, मॉइस्ट हीट प्रोटीन कोआगुलेशन आउटोक्लेविंग के थ्रू। नेक्स्ट पेशेंट है जिसको क्रॉनिक मैल अब्जॉर्प्शन है। क्रॉनिक मैल अब्जॉर्प्शन, इसको पैलर है यानी एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है और एनआइसोसाइटोसिस भी है। एनआइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलती है, और ये मैल अब्जॉर्प्शन सेलिएक डिजीज की वजह से हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि आयरन भी हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक भी हो सकता है, कैसे डिफरेंशिएट करें कि आपने एमसीवी कराना है? तो बेस्ट आंसर मिक्स्ड डेफिशिएंसी एनीमिया लिख लेते हैं, क्योंकि ये आयरन भी हो सकता है, B12 भी हो सकता है, क्योंकि सिलिक डिजीज में आयरन भी जा सकता है, सिलिक डिजीज में B9 फोलेट भी जा सकता है, यहाँ तक कि B12 भी जा सकता है। तो ये मिक्स्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अगर MCV 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक आयरन आ जाएगा, और अगर MCV 100 से ज़्यादा है तो मेगालोब्लास्टिक आ जाएगा। क्लियर? डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 है, मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन है, उसकी वजह से देखने को मिलता होता है मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन। उसके बाद मोस्ट कॉमन काज है रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, और लास्ट में मोज़ेकिज्म है। ये तीन मैकेनिज्म है जिससे एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। एक पेशेंट है जिसको जॉन्डस है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, डैट मीन्स कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है और हीमोग्लोबिन कम है, तो ये प्री हिपैटिक जॉन्डस है, हिमोलिटिक एनीमिया की वजह से है। और पेशेंट में प्लेटलेट काउंट एलिवेटेड है, बोन मैरो में एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया है, यानी पेशेंट में एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिटिक एनीमिया चल रहा है, जिसके नतीजे में बोन मैरो कंपनसेट कर रही है। सही हो गया? उम्मीद है समझ आ गया होगा। कैसे पता लगा एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है? कि एक्स्ट्रा वास्कुलर के अंदर जो आरबीसी सप्लीन में टूटते हैं, वहाँ से बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, वो जॉन्डस करवा देता है। इंट्रावास्कुलर के अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। एक पेशेंट को एडीमा के लिए ट्रीट किया गया था, फिर उसको एक्यूट अटैक ऑफ गाउट हो गया, ठीक हो गया। तो कौन सी डायूरेटिक गाउट को प्रेसिपिटेट करती है? तो हाइड्रोक्लोरथायोजाइड है। जबकि कोल्चिसिन, एनसेड, DMRD, ये तो ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में इस्तेमाल होती है। तो जो थायराइड डायूरेटिक है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करती है इन DCT, और ये चार चीज़ों को बढ़ा देती है, GLUC, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड और कैल्शियम। लैक्टिक एसिड के बजाय लिपिड, लिपिड को, लैक्टिक एसिड नहीं, लिपिड को। नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज़ वाला पेशेंट है, उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाई देनी है। तो मैंने कहा था वो कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो CKD वाले पेशेंट में हम दे सकते हैं, ऐसा कौन से? तो वो लीनाग्लिप्टिन होती है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा हुआ, उसने ये कहा है कि पेशेंट को क्या हो गया, फुल एडीमा हो गया है। तो CKD वाला पेशेंट है, उसको एडीमा हो गया है, या हार्ट फेलियर है, उसको एडीमा हो गया है, तो उसमें कौन सी डायूरेटिक देते हैं? फुरासामाइड देते हैं। अगर ये हिपैटिक असाइटिस होता तो आंसर क्या होता? स्पाइरिनोलैक्टोन। तो मैंने दो अलग पॉइंट्स बताए, इसको रट्टा मारना। तो जो लूप डायूरेटिक है, ये पल्मोनरी एडिमा के लिए या CKD में एडिमा के लिए, और जो हिपैटिक असाइटिस है उसके लिए स्पाइरिनोलैक्टोन देते हैं। दिस इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइफिनहाइड्रामीन डाइमीन हाइड्रोनेट? तो ये H1 ब्लॉकर होती है। सही हो गया, और ये एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करती होती है। अगला पेशेंट है जिसको सडन सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है और बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमन है, कि एब्डोमन बहुत रिजिड हो गया है, सख्त हो गया है। तो ये पैरोटिनाइटिस में देखने को मिलता है। पैरोटिनाइटिस क्यों होता है? या तो कोई इन्फेक्शन हो गया पेरिटोनियम का, या फिर कोई विसरा परफोरेट हो गया, उसने पेरिटोनियम को इरिटेट कर दिया है। अब पेशेंट को फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, यानी कोई विसरा परफोरेट हो गया है, और सर्जरी की तो पता लगा कि जो अल्सर है इंटीरियर वाल ऑफ डुओडेनम, वो परफोरेट हो गया है। अगर अल्सर पोस्टीरियर वाल ऑफ डुओडेनम में हो तो वो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी को डैमेज करता है। अगर अल्सर इंटीरियर डुओडेनल का हो तो वो पोस्टीरियर सब फ्रेनिक रीसेस में जाता होता है, पोस्टीरियर सब फ्रेनिक रीसेस में जाता है। तो दो अल्सर रट्टा मारना, पोस्टीरियर डुओडेनल अल्सर, उस केस में फ्लूइड कहाँ जाएगा? लेजर सैक में जाएगा। ठीक है, व्हाट इज
लेज़र सैक को ओमेंटल बर्सा भी कहते हैं। ये स्टोमक और डुodenum के पीछे स्पेस होती है, ठीक हो गया। स्टोमक से पीछे, पेनक्रियास के आगे, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको लेज़र सैक या ओमेंटल बर्सा कहते हैं। तो अगर पोस्टीरियर डुodenal अल्सर, पीछे वाला डुodenum परफोरेट हुआ तो कंटेंट्स पीछे जाएंगे लाइक लेज़र सैक में, और अगर एंटीरियर वाला हुआ तो ये कहाँ जाएंगे, सब फ्रेनिक स्पेस में। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको लेंस डिसलोकेशन है, जिसको एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं। इसके दो डिफरेंशियल होते हैं, मार्फन आता है और दूसरा होमोसिस्टिन यूरिया आता है, ठीक है, होमोसिस्टिनीमिया या होमोसिस्टिन यूरिया। अब एक बात याद रख लेना, मार्फन के अंदर सुपीरोलैटरल होती है, अपर आउटर, जबकि होमोसिस्टिनीमिया या होमोसिस्टिन यूरिया उसमें इंफीरोमीडियल होती हैं। अब ये मार्फन क्यों है, क्योंकि पेशेंट टाल थिन यंग मेल है। टाल थिन यंग मेल, आपने मार्फन की तरफ जाना होता है। टाल स्ट्रक्चर है, क्लियर रेक्टाइली देखने को मिलती है। एक और बात रट्टा मार लेना, मार्फन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है, जबकि होमोसिस्टिन यूरिया ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। सीवीएस में थ्रोम्बोसिस डिजीज देखने को मिलते होते हैं। अगला है पेशेंट को फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, तो उसमें एक्सिलरी नर्व उड़ जाती होती है, और एक्सिलरी नर्व के साथ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है, जो कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस में पड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर फिजिशियन ने कहा पेशेंट को अपनी राइट लेग पे खड़ा हो जाए, तो पता लगा कि राइट लेग पे खड़ा हुआ है तो लेफ्ट साइड का पेल्विस ड्रॉप कर गया है। तो इप्सी लैटरल साइड पर एबडक्शन करना और कॉन्ट्रा लैटरल साइड पे पेल्विस ड्रॉप करना, दिस इज ट्रेंटिलनबर्ग साइन या वैडलिंग गेट, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो सेम साइड पर आप एबडक्शन नहीं हो कर पाओगे, यानी खड़े नहीं हो पाओगे, और ऑपोजिट साइड का पेल्विस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो उसमें लेफ्ट साइड का पेल्विस ड्रॉप कर रहा है, तो फिर राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उड़ गई है। अगला फीमेल पेशेंट है जिसको ट्रेमर्स है और वेट लॉस है। देखो ट्रेमर्स, वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है, हीट इंटॉलरेंस है, बायलैटरल एक्सोफ्थाल्मोस है। तो जब भी थायरोटॉक्सिकोसिस आ जाए, एक्सोफ्थाल्मोस यानी ऑफ्थेल्मोपैथी आ जाए, डर्मोपैथी आ जाए लाइक पेरिटिबियल मेक्सोडीमा, तो ये ग्रेव्स डिजीज में देखने को मिलता होता है, ट्राइएट। सही हो गया। आगे 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको फटीग है और वेट लॉस है ओवर द लास्ट 6 मंथ। अब उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया है और पॉजिटिव फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट है, क्लियर। अब बूढ़ा पेशेंट है, उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का आना और ब्लीडिंग आना, इसका मतलब है पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर आ गया है। अगर कोई बूढ़ा पेशेंट है उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो ऑलवेज रूल कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक हो गया। एल्डरली पेशेंट के अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वेट लॉस है, तो आपने मैलिग्नेंसी को सबसे पहले रूल आउट करना होता है। नेक्स्ट है कि पेशेंट को यूनिक ऑडिटरी डिफेक्ट है, कि वो सुन तो पा रहा है साउंड को अच्छे तरीके से, लेकिन वो लोकलाइज नहीं कर पा रहा कि किस साइड से आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। तो जो साउंड होता है उसके लिए सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है जो ये लोकलाइज करने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आप किस पे जाओगे, आप इन्फीरियर कॉलिकुलस पे जाओगे, और सुपीरियर कॉलिकुलस विजन से रिलेटेड है, लेकिन साउंड को लोकलाइज करने के लिए सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस है। इन्फीरियर वाला नहीं होता, सुपीरियर वाला होता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इन्फीरियर कॉलिकुलस हियरिंग के लिए, और जो सुपीरियर कॉलिकुलस है वो होता है विजन के लिए। इसी तरह मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, एम से मीडियल, एम से म्यूजिक, तो ये हेयरिंग के लिए होती है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी विजन के लिए, एल से लाइट, क्लियर। नेक्स्ट है पेशेंट है जिसके कार्डिक सर्जरी हुई है, उसको हैपरिन बहुत ज़्यादा दी गई है। हैपरिन को रिवर्स करने के लिए प्रोटामीन देते हैं। अब प्रोटामीन एक बेस है, हैपरिन एसिड है, तो इनको न्यूट्रलाइज कर देती होती है। केमिकल एंटागोनिज्म होता है। फार्माकोलॉजिकल में कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर का खेल आता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, रिस्पॉन्स ऑपोजिट देखने को मिलता होता है। और केमिकल के अंदर न्यूट्रलाइजेशन वगैरह कर देते होते हैं, लाइक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। एक पेशेंट है जिसने एस्पिरिन खाई है, जिसको सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। याद कर लेना, एस्पिरिन से इनिशियली रिस्पायरेटरी एल्केलोसिस होती है, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। फिर भी मैं एबीजीज देखूंगा, एबीजीज में पीएच देखो 7.3, 7.4 से कम है तो ये पीएच कम है तो ये एसिडोसिस है।
नंबर 2, अब ये डिसाइड करना कि ये एसिडोसिस रिस्पायरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो मैंने बाइकार्बोनेट को देखा, बाइकार्बोनेट 6 है, नॉर्मली 24 होते हैं, ये 6 हो गया, तो बहुत ही कम है, तो ये क्या हुआ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर मैंने CO2 को देखा, CO2 40 होती है, CO2 भी कम हो गई है, CO2 कम हुई है तो रिस्पायरेटरी कंपनसेशन चल गई है, सही हो गया। तो ये मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर है, क्लियर। मतलब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ये रट्टा मार लेना। और एस्पिरिन में हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, नॉर्मल नाइन गैप 8 से 12 होता है। आगे चलते हैं, एक 20 ईयर ओल्ड मेल है जो कि कंफ्यूज है, उसके वाइटल्स में टेम्परेचर ज़्यादा है, हार्ट रेट ज़्यादा है, और RBS देखो बहुत ज़्यादा है, RBS बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रिएटिनिन भी बहुत ज़्यादा है, हाई नाइन गैप भी ज़्यादा है। तो RBS ज़्यादा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो कहाँ पे जाओगे, और एनाइन गैप भी ज़्यादा है, हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस DKA की वजह से। तो डायग्नोस क्या है, DKA। और DKA टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, और टाइप 1 डायबिटीज़ यंग पेशेंट में देखने को मिलती है। और DKA क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। एक बात याद रख लेना, प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा कीटोन बॉडी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड होती है, यूरिन के अंदर एसिटो एसिटिक एसिड आती है, और जो स्मेल के अंदर एसीटोन ब्रेथ आती होती है। 14 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन है और डिफिकल्टी वाइडिंग है, पता लगा कि उसका बल्जिंग ब्लूइश मेम्ब्रेन है। ये वही वाला सिनेरियो है कि मदर प्राइमरी एमेनोरिया के साथ लेके आती है बच्चे को, उसको हर महीने पेन तो आ रहा है, मेंसेस बाहर नहीं आ रहे, तो ये क्या होता है, इम्परफोरेट हाइमन की तरफ जाना होता है, क्लियर। जो मुलेदन एजेनेसिस है उसके अंदर ब्लाइंड एंडेड वेजाइना होता है, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब तो होती ही नहीं है। ओके, तो एक बंदा है जिसने होट स्टफ को गलती से टच कर लिया और अपना हाथ को विड्रा कर लिया, तो इसको पॉलीसाइनेप्टिक या विथड्रॉल रिफ्लेक्स कहते हैं, और ये पेन रिसेप्टर से मीडिएटेड होता है, सही हो गया। तो कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो ये डिटरमिन करेगी कि जितना जल्दी से हम इसको विड्रा कर ले। तो ये विड्रॉल या पॉलीसाइनेप्टिक या फ्लेक्सर रिस्पॉन्स था, तो ये डिपेंड करेगा जितना ज़्यादा इंटेंस सेंसरी स्टिमुलस था, जितना ज़्यादा गर्म होगा पैन, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा विड्रा करोगे। फॉलोइंग RTA एल्डरली पेशेंट है जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, पता लगा मीडियल टेम्पोरल लोब, तो इसमें हिप्पोकैम्पस होता है जो मेमोरी बनाता होता है, अगर ये उड़ गया तो क्या हो जाएगा, एंटीरोग्रेट एमनीजिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आगे चलते होते हैं, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन आउटर रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, रिसर्चर ने देखा कि जब ट्रांसम्यूरल प्रेशर बढ़ाते हैं तो अचानक ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर रीनल आर्टरी को स्ट्रेच करता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और अपना ब्लड फ्लो मेंटेन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मायोजेनिक रिस्पॉन्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रेच किया, और फिर क्या होगा, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन है। तो दो मैकेनिज्म है जो रीनल ब्लड फ्लो को आउटो रेगुलेट करते हैं, एक है मायोजेनिक और दूसरा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूबुलो यानी जो मैकुला डेंसा है वो फीडबैक भेजेगा ग्लोमेरुलस को कि ब्लड ज़्यादा आ रहा है या नहीं। और मैकुला डेंसा कैसे देखता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा है या नहीं, वो ये देखता है कि जितना ब्लड फ्लो आएगा उतना सोडियम ज़्यादा फिल्टर होगा, और सोडियम को वो सेंस करता है यूरिन के अंदर, ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो रेनिन कब इनहिबिट होगा, जब आपका कहने का मतलब है आफरेंट आर्टरियोल में प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी अगर आफरेंट आर्टरियोल में प्रेशर ज़्यादा है तो रेनिन कम होना चाहिए, क्योंकि रेनिन ने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। अगर ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है तो फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन की प्रोडक्शन को कम कर देंगे। अगर प्रेशर कम है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल रेनिन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करते होते हैं। अगला है पेशेंट को इंट्रोशियाई मसल, जो सारे इंट्रोशियाई मसल है उसको अल्डर नर्व सप्लाई करती है, और हाइपोथिनार एमिनेंस उसको भी अल्डर नर्व सप्लाई करती है, CAT1 होता है, और ये मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलता होता है। थिनार एमिनेंस सपेयर्ड है, हाइपोथिनार एमिनेंस उड़ गई है, तो अल्नर नर्व CAT1, और इसे क्ला हैंड आपको देखने को मिलता होता है, थर्ड और फोर्थ लुम्ब्रिकल को सप्लाई करती है। तो क्ला हैंड डिफॉर्मिटी अल्नर नर्व डैमेज है। अब अल्नर नर्व कहाँ उड़ जाती होती है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस,
तो आपने ह्यूमरस से रिलेटेड सारी इंजरी साइट्स रट्टा मारनी है। सर्जिकल नैक ऑफ ह्यूमरस एक्सिलरी नर्व उड़ जाएगी, डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। ओवरहेड 15 से 90 की एबडक्शन नहीं हो पाएगी और शोल्डर का शेप फ्लैटेंड हो जाएगा। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस या जो स्पाइरल ग्रूव होता है वहाँ पर कौन सी नर्व थी स्पाइरल ग्रूव पर? रेडियल नर्व, इससे रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। नंबर 3 सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, इससे मीडियल नर्व उड़ जाएगी। मीडियल एपिकोंडाइल, अल्नर नर्व, लैटरल एपिकोंडाइल, रेडियल नर्व, सारे पॉइंट्स रट्टा मार लेना। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, तो इसमें स्केफाइड बोन और रेडियल आर्टरी उड़ जाती है। अगला पेशेंट को रेस्टिंग ट्रेमर है, तो जब भी रेस्टिंग ट्रेमर आ जाए पार्किंसन में जाना है, और इंटेंशन ट्रेमर आ जाए जब आप काम कर रहे हो तो सेरिबेलम में जाना है। और जब पार्किंसन होता है तो मैंने निमोनिक बताया था, ट्रैप, टी से ट्रेमर, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं, आर से रिजिडिटी, लेड पाइप या कोक वेल रिजिडिटी होती है, ए से ए काइनेजिया या ब्रेडी काइनेजिया, और पी से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो ये सब्सटेंशियल आइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जो डोपामीन को प्रोड्यूस करते होते हैं। स्केलेटल मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉडिफिकेशन होती है। ये कैल्शियम को स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? कैल्सिक्विस्ट्रिन की फॉर्म में, कैल्सिक्विस्ट्रिन की फॉर्म में। और अब मैं इसके बारे में और क्या बताऊँ, ये सारे रिपीट एमसीक्यू है, इस वजह से आगे चलते हैं। एक फीमेल है जिसको एमेनोरिया है, विजाइनल ब्लीडिंग है और सिवियर लोअर एब्डोमिनल पेन है। इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेप लाइक वेजिकल्स पास हो रहे हैं, और इसके अलावा स्नो स्टोम अपेयरेंस आपको देखने को मिले तो ये कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल में देखने को मिलती होती है। और मोलर प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एसएचए का लेवल ज़्यादा होता है, तो मैंने बताया था बीटा एसएचए पे 3 काम करवाएगा। ठीका लुटियन सिस्ट करवा देगा। नंबर 2 हाइपरथायरॉयडिज्म करवा देगा। तीसरा हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम करवा देगा। तो ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल और मोलर प्रेगनेंसी का क्वेश्चन था। प्रेग्नेंट पेशेंट है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ट्रिपल स्क्रीनिंग किया है। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, स्क्रीनिंग अलग चीज़ है, डायग्नोस्टिक चीज़ अलग है। जो डायग्नोस्टिक है वो 2 टेस्ट होते हैं, कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस। कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग 10th वीक पे करते हैं, और जो आपका एमनियोसेंटेसिस है वो कहाँ पे करते हैं? 15 वीक पे करते हैं। क्लियर? तो ये बात रट्टा मार लेना। तो अब उसने ट्रिपल स्क्रीनिंग की बात की है, तो ट्रिपल स्क्रीनिंग में इनहिबिन नहीं आएगा, एचसीजी आएगा जो ज़्यादा होगा, और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और अल्फा फीटा प्रोटीन कम होती है। अगर मैं इनहिबिन ए ऐड कर दूँ तो वो क्वाड्रुपल बन जाती होती है। और एक और बात रट्टा मार लेना, अगर अल्फा फीटा प्रोटीन कम हो रहा है तो डाउन सिंड्रोम, अल्फा फीटा प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर एचसीजी और इनहिबिन ए बढ़ता है, और अल्फा फीटा प्रोटीन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल कम देखने को मिलते हैं। होजकिन लिम्फोमा वाला पेशेंट है जिसको ड्राई कफ है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बिलियोमाइसिन या बुसल्फीन इनकी तरफ जाना है। अब जो कीमो वाली दवाइयाँ हैं उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पढ़ के जाना। सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लेटिन, ये क्या करवाती है? ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए एमिफोस्टीन देते हैं। बिलियोमाइसिन, बुसल्फिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। और जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है उसमें FEV1 ओवर FVC रेशो क्या होती है? नॉर्मल या ज़्यादा होती है। विनक्रिस्टिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है। साइक्लोफॉस्फामाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाता होता है, और इसके लिए आइफॉस्फामाइड देते होते हैं। 6 साल का बच्चा है जिसका 4th फ्रैक्चर है फॉलोइंग अ माइनर ट्रॉमा, डैट मीन्स इसको ये लाइन पढ़ के मुझे पता लग गया कि पेशेंट को क्या हो सकता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा तो नहीं है इस पेशेंट को। सही है, क्योंकि माइनर फ्रैक्चर से माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, और ब्लू सक्लेरा है और हेयरिंग लॉस है। तो ये आपने कहाँ पे जाना है? आपने ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जाना होता है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर एक पॉइंट रट्टा मार लेना, एक लास्ट, इसमें टाइप 1 कोलेजन की अल्फा 1 अल्फा 2 चेन ये इफेक्ट हो जाती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और इसमें टाइप 1 कोलेजन का मसला होता है कि वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता। जब टाइप 1 कोलेजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो ट्रिपल हेलिक्स नहीं बन पाएंगे। अब इन पेशेंट में 4 चीज़ें होती है। निमोनिकिस बाइट, बी से बोन्स, बोन्स का मल्टीपल फ्रैक्चर होगा, ज़रा सा ट्रॉमा हुआ। आई से आइस,
आइज में ब्लू सक्लारा हो जाएगा। टी से टीथ, डेंटल इम्परफेक्शन होती है, टीथ एब्नॉर्मेलिटी। ई से एयर, हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। कौन सा हेयरिंग लॉस होगा? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, क्योंकि ऑसिकल्स एब्नॉर्मल है। एक ड्रग है इप्राट्रोपियम, ये क्या होती है? एंटी मस्क्रीनिक होती है, M3 रिसेप्टर का ब्लॉक करती है, शॉर्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट होती है। और जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर है M1 और M3, ये GQ के जरिए काम करता है, M2 GI के जरिए काम करता है। कौन सी? GQ IP3 डै के जरिए काम करती है, H1 अल्फा 1 V1 M1 और M3। सही हो गया। जबकि जो GI इनहिबिटरी G प्रोटीन साइक्लिक EMP को कम करती है, उसका मिमोनिक है मैट, M2 अल्फा 2 D2। बाकी सारे स्टिमुलेटरी G प्रोटीन के जरिए काम करते हैं। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको साइनाइड की पॉइजनिंग है। साइनाइड एक लीथल है क्योंकि आयरन के साथ बाइंड कर जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देता है, जिसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके इनहिबिटर्स देख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करती है। साइनाइड के अंदर बिटर आलमंड स्मेल आती है, बिटर आलमंड स्मेल। और कार्बन मोनोऑक्साइड में चेरी रेड स्किन देखने को मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी और साइनाइड के लिए हाइड्रोक्सी कोबालामीन या नाइट्राइट्स देते हैं एंटीडोट के तौर पर। ड्यूरिंग ऑटोप्सी के पैथोलॉजिस्ट ने देखा कि ब्लड क्लॉट है फेमरल वेन में। अब ये देखना कि ये प्री मॉर्टम है, एंटी मॉर्टम है या पोस्ट मॉर्टम है, कि मौत से पहले क्लॉट बना या मौत के बाद क्लॉट बना। तो क्या देखोगे? लाइन्स ऑफ जांस होती है एंटी मॉर्टम में, और जो चिकन फैट होता है वो पोस्ट पार्टम में होता है। सही हो गया। तो जो पोस्टमार्टम है उसमें चिकन फैट आता है, लाइन्स ऑफ जांस एंटीमार्टम में देखने को मिलती है। अगला है टाइप 1 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। तो लिपिडीमिया अब अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से कंफर्म एक आधा MCQ आता होता है। ओके। चार टाइप्स होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और ये मैंने किसी ज़माने में मैंने बताया भी था कि इनके जेंथोमास भी अच्छे से पढ़ लेना कि किस में कौन सा जेंथोमा आपको देखने को मिलता है। जैसे टेंडन जेंथोमा, T से टेंडन, T से 2, तो ये टाइप 2 हाइपरलिपिडीमिया, जिसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर इरप्टिव जेंथोमा हो तब कहाँ पे जाना है? जो इरप्टिव जेंथोमा है वो आपने टाइप 1 में जाना है, जो कि हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया होता है। और जो पाल्मर जेंथोमा है, पाल्मर, उसमें डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया टाइप 3 वाला, इसमें जाना है। तो ये मैंने 3-4 जेंथोमास बोले थे। अब ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 को बोलते हैं हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। नॉर्मली जो काइलोमाइक्रोन होता है ये कौन से फैट को लेके जाता है? जो डाइटरी फैट होता है, डाइटरी टैग होता है, उसको कैरी करता है, उसको लेके जाता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज के पास, और लाइपोप्रोटीन लाइपेज उसको तोड़ता होता है, टैग को क्लियरेंस करवाता होता है। ठीक हो गया। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज उसको एक्टिवेट करने वाला ApoC2 होता है, और रट्टा मारना काइलोमाइक्रोन में ApoB48 भी होता है। सही हो गया। क्लियर। तो टाइप 1 के अंदर आपने फैट डाइट आपने कम से कम देनी है। हमें सारे हाइपरलिपिडीमिया बताने वाला हूँ। तो जो 4 होते हैं, टाइप 1, 2, 3, 4। तो जो टाइप 1 है उसको बोलते हैं हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। इसके अंदर काइलोमाइक्रोन क्लियर नहीं हो पाते। जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज के पास अपना टैग लेके जाते हैं, और इनके पास ApoC2 होता है जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता होता है। सही हो गया। तो जब एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो काइलोमाइक्रोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के साथ, क्योंकि टैग काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 2, जेंथोमास जो होगे वो प्रूराइटिक होगे, प्रूरिटिक इरप्टिव जेंथोमा हो गए। 2 कीवर्ड रट्टा मारना। और तीसरा जो प्लाज्मा होगा वो क्रीमी लेयर हो जाएगा, क्रीमी लेयर का प्लाज्मा होगा। अगला है टाइप 2। तो जो टाइप 2 है उसको बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। इसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा किसके पास होता है? LDL रिसेप्टर। और जो LDL है उसके पास कौन सी एपोप्रोटीन होती है? ApoB100 होती है। तो या तो ApoB100 डिफेक्टिव है या रिसेप्टर एब्सेंट या डिफेक्टिव है, तो उससे क्या हो जाएगा? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। या तो रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है या फिर ApoB100 उसका डिफेक्ट है। तो इससे LDL का लेवल ज़्यादा होगा, LDL ज़्यादा तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा, और एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा तो हार्ट अटैक आपको जवानी में ही हार्ट अटैक देखने को मिलेगा। और मैंने इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो जेंथोमास होते हैं, T से टाइप 2, T से टेंडन, तो ये टेंडन जेंथोमास, एक्यूलेस जेंथोमास देखने को मिलते हैं।
जो टाइप 3 है उसको डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। टाइप 3 के लास्ट में ई आ रहा है तो उसमें एपो ई की डेफिशिएंसी होती है। जो एपो ई होता है नॉर्मली जो काइलोमाइक्रोन और वीएलडीएल के रेमिनेंट्स होते हैं उनको अपटेक करता है। जो अपटेक नहीं कर पाएगा इसके अंदर पाल्मर जेंथोमा हो गए, पाल्मर जेंथोमा। जो टाइप 4 है उसको बोलते हैं हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया। इसके अंदर लीवर वीएलडीएल की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। वीएलडीएल एंडोजीनस टैग को कैरी करता है, एंडोजीनस टैग को कैरी करता है। और जब टैग ज़्यादा होगा तो पेशेंट को क्या होगा, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होगा। उम्मीद है सारा समझ आ रहा होगा। तो दोबारा बता दूं, पेनक्रेटाइटिस सिर्फ टाइप 1 और टाइप 4 में हो रहा है क्योंकि दोनों में टैग ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर इरप्टिव या प्रूरेटिक जेंथोमा हो तो टाइप 1 काइलोमाइक्रोनीमिया, अगर टेंडन जेंथोमा हो टाइप 2 हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, अगर पाल्मर जेंथोमा हो तो डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। बस ये रट्टा मार लेना। तो एक्यूलेस टेंडन पे हो तो टाइप 2, पाल्मर क्रीज पे हो टाइप 3, इरप्टिव हो तो टाइप 1 में जाना है। सही हो गया। और अगर किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कौन सी दवाई दोगे, स्टैटिन्स दोगे, एचएमजी कोई रिडक्टेस। लेकिन आपने एलएफटीज को देखना है और मायोपैथी हो जाती है पेशेंट को। और अगर टैक्स का लेवल ज़्यादा है तो फाइब्रेट्स देते हैं, पीपीएआर अल्फा के जरिए काम करते हैं और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को अप रेगुलेट करते हैं। और फाइब्रेट्स के क्या दो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होते हैं कि ये मायोपैथी करवा देते हैं जस्ट लाइक स्टैटिन्स, और नंबर 2 गाल स्टोन करवा देते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। तीसरा नियासिन होता है, विटामिन बी3। ये एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड फ्लशिंग करवाता है, यूरिक एसिड ग्लूकोज को बढ़ाता है, फेस की फ्लशिंग करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड। दैट इज़ वाई हम एस्पिरिन से उसको प्रिवेंट कर सकते होते हैं। कुछ बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट भी होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रायमीन है। ये बाइल एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देती है कोलेस्ट्रायमीन। सही हो गया। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट है उसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है। ओके, डायबिटीज़ के अंदर माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर डिजीज होता है। तो पता लगा अल्सर बन गया फुट के ऊपर, ब्लैक श्रीवर्ल्ड फुल स्मेलिंग अल्सर है। और जो टिश्यू है वो डेड हो चुका है जिसको नेक्रोसिस कहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो जो लिम्स होते हैं और इंटेस्टाइन है उनमें जो नेक्रोसिस होती है वो गैंग्रीन होती है। अगर जो सिंपल इन्फॉक्शन से हो तो वो ड्राई गैंग्रीन है, लेकिन अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो गया हो तो वो वेट गैंग्रीन बन जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो जो ड्राई गैंग्रीन है वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है ड्यू टू इस्कीमिया, और जो वेट गैंग्रीन है वो लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस होता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगला पेशेंट है, नाइट स्वेट है, फीवर है, क्रॉनिक कफ है। तो ये सिम्टम्स पढ़ के पता लग गया कि पेशेंट को टीबी है। और टीबी के अंदर केजियस नेक्रोसिस होती है, टीबी और हिस्टोप्लाज्मा। इसमें केजिएटिंग ग्रानुलोमा होता है और ग्रानुलोमा में लैंगहैन मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल होते हैं और एपिथेलियोइड मैक्रोफेजेस होते हैं। अगला पेशेंट है जिसको क्रॉनिक कफ है और बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, कैल्शियम ज़्यादा होना, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ज़्यादा होना और CD4/CD8 रेशो ज़्यादा होना, एस एंजाइम ज़्यादा होना। तो ये सार्कोइडोसिस में होता है। सार्कोइडोसिस में नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा होता है। अगला है कीमोथेरेपी कैंसर को कैसे किल करती है, एपोप्टोसिस के जरिए किल करती होती है। कि जो कीमो वाली दवाइयाँ हैं वो डीएनए को डैमेज करती है या सेल डिवीजन को रोक देती है, जिससे एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाती है। कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है एपोप्टोसिस का? एपोप्टोसिस के 3 पाथवे थे, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और परफोरिन गैर एंजाइम पाथवे। ठीक हो गया। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता होता है। क्लियर? जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है या जो डेथ रिसेप्टर पाथवे है वो थाइमस के मेडला के अंदर नेगेटिव सिलेक्शन में होता है। और जो परफोरिन गैर एंजाइम है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर सेल इनमें होता है। और ये दोनों सेल क्या करते हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल को किल कर देते हैं। एक पेशेंट है जिसका पीटी टाइम प्रोलॉन्ग है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे वारफरिन फैक्टर 7, ये रट्टा मार लेना। तो फैक्टर 7 होता है। इंट्रिंसिक पाथवे एपीटीटी हेपेरिन, और इसके लिए 8, 9, 11 आ जाता है। जो कॉमन है वो 1, 2, 5, 10 आ जाता है। एक पेशेंट है जिसको टीबी है, टीबी में अपर लोब में कैविटेशन आ जाती है, उसके अंदर फंगस बाग बन जाता है। तो डायग्नोसिस एस्परजिलोमा, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। ए से एस्परजिलस, ए से एक्यूट एंगल, एस से सेप्टेट हाइफी देखने को मिलते होते हैं। 12 साल की लड़की है, गिर गई है, उसको लेफ्ट साइड एब्डोमिनल पेन हो रहा है जो कि लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट कर रहा है।
जब भी लेफ्ट शोल्डर में कोई पेन रेडिएट कर रहा हूँ तो रट्टा मारना, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में सप्लीन है और राइट साइड पे गाल ब्लेडर और लीवर है। तो उसका सप्लीन रप्चर हो गया है, और जब सप्लीन रप्चर होता है डायाफ्राम इरिटेट होता है, पेन रेफर्ड होता है फ्रैनिक नर्व के थ्रू। तो कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है? सप्लीन डैमेज हो गया है, क्योंकि पेन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन से आ रहा है। दिस साइन इज कॉल्ड केहर साइन, कि जब सप्लीन रप्चर होती है डायाफ्राम को इरिटेट करती है, फ्रैनिक नर्व से पेन लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट कर जाता है। C3, C4, C5। अगला पेशेंट है जो 24 वीक्स के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो गया है, टोकोलिटिक्स लिया है। तो अभी तक वो कौन सी स्टेज के अंदर है जो 16 से 25 के दरमियान होती है? तो वो होती है कैनालिकुलर। इसका निमोनिक है एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वियोलाई। ई से एवरी, एवरी से क्या होगा? एवरी से एम्ब्रियोनिक्स 3 to 8 वीक, पल्मिनोलॉजिस्ट, पी से पल्मिनोलॉजिस्ट, पी से सूडो ग्लैंडुलर। तो ये आई थिंक सो 16 तक जाती है। फिर 15 से लेकर 25 तक हम जाते हैं कैनालिकुलर में, फिर 25 से बर्थ तक जाते हैं सेक्युलर में, और 8 साल तक एल्विलर में आती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो लंग्स की एम्ब्रियोलॉजी है ये बार बार पूछी जा रही है। ये नवंबर के पेपर में भी आई थी, ये जनवरी में भी आई है, और ये अप्रैल में भी आई है। मोस्ट प्रोबेबली ये इस पेपर में भी आएगी। तो इसको देख लेना, इसकी स्टेजेस वगैरह को मैंने वैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि 5 स्टेजेस होती है। सबसे पहली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, 3 to 8 वीक है, तो ये पॉइंट रट्टा मारना होता है। दूसरी स्टेज होती है आपकी सूडो ग्लैंडुलर। सूडो ग्लैंडुलर 5 से 17। सूडो ग्लैंडुलर यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनती है और रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, 5 से 16। फिर कैनालिकुलर 16 से 25। क्लियर? कैनालिकुलर 16 से 25। इसको मैंने कैसे याद किया हुआ है? एक रियाजी वाला फार्मूला। सी से कैनालिकुलर, सी से 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 4 का स्क्वायर लो तो 16, 5 का स्क्वायर लो तो 25। तो 16 से 25 ये कैनालिकुलर आ जाती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब कैनालिकुलर 25वें पे आके ख़त्म होती है तो 25वें पे आके रिस्पायरेशन करना आसान हो जाता है, और जो नीमोसाइट है वो 20वें हफ्ते पर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जो सरफेक्टेंट है 20वें हफ्ते पे नीमोसाइट बनना शुरू हो जाते हैं टाइप 2, और सरफेक्टेंट की सिंथेसिस भी 20 हफ्ते पे स्टार्ट हो जाती है, और मेच्योरिटी लेवल 35 वीक पे आ जाता है। लेसिथिन सफिंजोमाइलिन रेशियो 2:1 से ऊपर आनी चाहिए। अगर 1.5 से कम है तो फीटल लंग्स इमेच्योर है। नेक्स्ट है सप्लीनेक्टमी के बाद अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट सप्लीनेक्टमी इन्फेक्शन होता है। 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं, तीनों इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, एच इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। तो इसने ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की है, तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई ग्राम पॉजिटिव लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई है, सही है। जबकि नाइजीरिया ग्राम नेगेटिव लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई ग्राम नेगेटिव है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव रॉड होता है। नेक्स्ट पेशेंट है जिसको फीवर है और स्वेलिंग हो गया है। तो जो फीवर होता है वो इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा इनसे मीडिएटेड होता है। तो इनमें कोई भी ऑप्शन हो, फीवर और फीवर, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, तो इन दोनों को प्रेफर कर लेना। बेस्ट आंसर इंटरफेरॉन, सॉरी, बेस्ट आंसर इंटरल्यूकिन 1 होता है। जो इंटरल्यूकिन 12 होता है ये मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होता है। ये हेल्पर टी सेल को डिफरेंशिएट करवाता है। हेल्पर टी सेल बदले में क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंटरफेरॉन गैमा। तो इंटरफेरॉन गैमा हेल्पर टी सेल से प्रोड्यूस होता है, वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं तो वो इंटरल्यूकिन 12 प्रोड्यूस करते होते हैं, और इसी तरह ग्रैनुलोमा बनता होता है। अगला है कीमोटैक्सिस करवाना। तो कीमोटैक्सिस के लिए C5A ज़्यादा बेटर आंसर है। C5A और इंटरल्यूकिन 8 ये कीमोटैक्सिस कराते होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 फीवर है, TNF अल्फा फीवर है, इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है क्लासिकल पाथवे से। ठीक हो गया। C3 है, C4 है, C5 है, ये एनाफाइलैक्सिस कराते हैं। C5 है कीमोटैक्सिस करता है, C3 भी ऑप्सोनाइजेशन करता है, C5B से C9 मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता होता है। सही हो गया। आगे चलते हैं। एक पेशेंट है जिसको अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और नेक रिजिडिटी मेनिंजाइटिस है। अब ये देखना कौन सा मेनिंजाइटिस है, पायोजेनिक है, वायरल है या TB है। तो जो पायोजेनिक होता है उसके अंदर ग्लूकोज कम होता है, न्यूट्रोफिल आते हैं, और प्रोटीन तो हर एक में ही ज़्यादा होती है, तो ये पायोजेनिक है। TB और वायरल के अंदर लिम्फोसाइट्स आते हैं, लेकिन TB में ग्लूकोज कम और वायरस के अंदर ग्लूकोज नॉर्मल होता है। अगला देखो GCS E4V3M5। तो GCS कैलकुलेशन भी आप देख लेना कि सारा वर्बल कंपोनेंट
देखो, इसके जो V3 का मतलब इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स है लेकिन पेन को लोकलाइज्ड कर रहा है, तो टेम्पोरल लोब का मसला है, क्योंकि वर्ड्स इन अप्रोप्रिएट है। इन अप्रोप्रिएट का मतलब गालियाँ वगैरह दे रहा है और उसको सेंस नहीं है इस वर्ड्स की। जब सेंस नहीं है तो वर्निकीज एरिया, वो वर्निकीज एरिया कहाँ पड़ा होता है? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। कौन सा ब्रॉडमैन एरिया होता है? एरिया 22। और इससे सेंसरी एफेजिया हो जाएगा, जिसको जिसको हम रिसेप्टिव एफेजिया भी कहते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? रिसेप्टिव एफेजिया भी कहते होते हैं, सेंसरी एफेजिया। उसमें सेंस नहीं होगी लेकिन बोल तो सही पा रहा होगा। क्लियर? तो उसको हम फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं, बोल तो पा रहा है लेकिन सही से सेंस वाली बात नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है विद इन 3 आवर्स में आ गया है, तो मोस्ट स्पेसिफिक और बेस्ट टेस्ट टाइम को ना देखो, मोस्ट स्पेसिफिक और बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा? तो वो ट्रोप आई होता है। बेस्ट टेस्ट ट्रोप आई है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ट्रोप टी है। सेंसिटिव स्पेसिफिक इसके चक्कर में ना रहना, एमसीक्यू खराब हो जाएगी। ट्रोप आई सबसे बेस्ट है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ट्रोप टी है। सबसे पहले मायोग्लोबिन आता है, तो अगर अर्लीस्ट पूछा जाए मायोग्लोबिन री इन्फॉक्शन के लिए CKMB, क्योंकि 48 से 72 आवर्स में वापस आ जाता है। तीसरा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोप आई ट्रोप टी, और जो लेट आता है वो LDH आता होता है। सही हो गया? कितने MCQ है इसके, मैं पहले देख लूँ ताकि मैं उस हिसाब से स्पीड मारूँ। ओके, 171 है, और अभी हम कितने पे हैं? 110 पे 60 रहते हैं। चलो, मुझे थोड़ा सा स्पीड मारनी पड़ेगी। क्लियर? इसके बाद मैंने बताया था ब्रोंकियोल्स में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो क्लारा सेल या क्लब सेल होते हैं, जबकि एल्विलाई के अंदर टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं, और जो क्लारा सेल है वो नॉन सिलिएटेड सेल्स होते हैं। हालांकि ब्रोंकियोल्स की एपिथेलियम सिलिएटेड होती हैं लेकिन क्लारा नॉन सिलिएटेड होते हैं। उनके 3 काम होते हैं। नंबर 1 सरफेक्टेंट लाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करना, नंबर 2 ड्रग्स को न्यूट्रलाइज करना साइटोक्रोम P450 के थ्रू, और तीसरा ये प्रोजेनिटर स्टेम सेल का काम करते होते हैं। इसके बाद बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वह स्किन होती है। इनेट इम्यूनिटी के अंदर स्किन आती होती है। एक पेशेंट है जिसको इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस है और फीवर 5 डेज है आफ्टर इमरजेंसी बोवल रिसेक्शन। ठीक हो गया? तो जो इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस और पैरोटिनाइटिस खास तौर पर एब्डोमिनल और गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर के बाद, तो वह बैक्टीरियोइड्स के बाद होती है। यानी एब्डोमिनल और गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर के बाद बैक्टीरियोइड्स आना है। अगर पेशेंट को प्राइमरी पैरोटिनाइटिस होता या फिर आपने वो किया साइटी स्टैब किया, उससे हो गया, तो इकोलाई पे जाते। अगर एब्डोमिनल या गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर किया है तो उसके बाद किससे होगा? उसके बाद बैक्टीरियोइड फ्रैजिलस है कि एनारोबिक बैक्टीरिया में आते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। एक पेशेंट है जिसको प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, डायाफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है C3 C4 C5, लेकिन ये सेंट्रल पार्ट ऑफ डायाफ्राम को सप्लाई करती है सेंसरी। जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ डायाफ्राम है उसको इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती है। तो जो डायाफ्राम है उसकी डुअल सेंसरी सप्लाई है, सेंट्रल पार्ट को फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5, पेरिफेरल पार्ट को इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती है। सही है? इसके अलावा जो कोस्टल प्लूरा है, इस 3 तरह का प्लूरा होता है। कोस्टल प्लूरा, उसको इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल में C आ रहा है तो कोस्टल प्लूरा। इसके अलावा जो मीडियास्टिनल प्लूरा और डायाफ्रामेटिक प्लूरा, उसके लिए फ्रेनिक नर्व आ जाती होती है, और जो पेरिफेरल पार्ट है उसको लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करते होते हैं। क्लियर? ड्यूरिंग लेप्रोटमी फॉर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, सर्जन ने देखा कि सप्लीनिक आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है, तो जो सप्लीनिक आर्टरी, सप्लीनिक वैसल्स और टेल ऑफ पेनक्रियास, ये सप्लीनो रीनल, जिसको लीनो रीनल लिगामेंट कहते हैं, ये उसके अंदर पड़ी हुई होती है। अब ये तो GIT का लिगामेंट्स है, यहाँ से भी MCQ आ जाता होता है कभी कभार, इतना ज़्यादा नहीं आता, कभी कभार आ जाता होता है। तो मैं लिगामेंट्स के कंटेंट्स आपको बता देता हूँ। तो सप्लीन के 2 लिगामेंट्स होते हैं। एक है सप्लीनो रीनल लिगामेंट, जिसको लीनो रीनल लिगामेंट कहते हैं। इसके अंदर सप्लीनिक आर्टरी, सप्लीनिक वेन और टेल ऑफ पेनक्रियाज होता है। दूसरा गैस्ट्रो सप्लीनिक लिगामेंट है। क्लियर? 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो गैस्ट्रोसप्लीनिक है उसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरीज होती है। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सप्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती है। जो गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट है,
जो ग्रेटर ओमेंटम का पार्ट है उसमें गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होती है। हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, इसमें गैस्ट्रिक वैसल्स होती है। हिपैटोड्यूडिनल, इसमें पोर्टल ट्रायड होता है। हिपैटिक आर्टरी, प्रॉपर पोर्टल वेन और सीबीडी होती है। एक सर्जन बेस ऑफ स्कल में प्रोसीजर कर रहा है तो फोरामिन ओवेल के कंटेंट तो मेल होता है मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेजर पेट्रोजल नर्व जो कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच है, और ई से इमिशरी वेन, ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें देख लेना। ऑफ्थैल्मिक नर्व गुजरती है सुपीरियर और बाइटल फिशर से। मैक्सिलरी गुजरती है फोरामिन रोटेंडम से। स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी गुजरती है। फेशियल नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व इंटरनल ओकास्टिक मीएटस से 9वीं 10वीं 11वीं जुगुलर फोरामिना से 12वीं हाइपोग्लोसल किनाल में से गुजरती है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है, 8 महीने की लड़की है जिसको साइनोसिस हो रही है। जब वो इम्प्रूव हो जाती है अपराइट पोजीशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोरैक्स के अंदर इंटेस्टाइन आ गया है। तो एब्डोमिनल और थोरैसिक कैविटी, इन दोनों को कौन डिफरेंशिएट करता है? डायाफ्राम। तो अगर इंटेस्टाइन के कंटेंट्स डायाफ्राम में आ गया, दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डायाफ्रामेटिक हर्निया, बॉकडेलिक हर्निया होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो सही से डेवलप नहीं कर पाई। तो डायाफ्रामेटिक हर्निया कराना है तो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन वो फ्यूज नहीं कर पाई है, बॉकडेलिक हर्निया हो जाता होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी आर्टरी है जो एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसको सप्लाई करती है, तो एलएडी है। पोस्टीरियर 1/3 के लिए आ जाती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी आ जाती होती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंट होती है। क्लियर? राइट कोरोनरी आर्टरी से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकलती होती है। एक पेशेंट है जिसको स्मोकिंग है और हाइपरटेंशन करता है, क्या मैंने वर्ड यूज़ किया, स्मोकिंग करता है और हाइपरटेंशन है, तो एथीरोस्क्लेरोसिस होगा, और एथीरोस्क्लेरोसिस से ए एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म हो जाएगा, और ये एनोरिज्म एथीरोस्क्लेरोसिस से होता है। तो जो एब्डोमन का आयोटिक एनोरिज्म वो एथीरोस्क्लेरोसिस से होता है, और जो थोरैसिक आयोटिक एनोरिज्म वो सिफिलिस से होता है, या फिर मार्फन सिंड्रोम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की वजह से हो सकता है। अगला पेशेंट है जिसको पेल्विक फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर में ब्लेडर इंजरी हो गई है। तो जो ब्लेडर है, जो पेरिनियम की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पेल्विक सबक्लैनिक नर्व देती होती है, S2 S3 S4 सप्लाई करती होती है। नेक्स्ट पेशेंट है जिसको डार्क कलर यूरिन है, जिसको पी कलर्ड यूरिन कहते हैं। इसको अक्सर छोड़ दो अगर नहीं आपको याद रहे। न्यूरो साइकेट्रिक सिम्टम, यानी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, न्यूरो विसरल पेन है। न्यूरो मतलब कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, न्यूरो साइकियाट्रिक सिम्टम है। ये दोनों पॉइंट्स पढ़ के रट्टा मार लेना कि ये एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है। पोर्फोबिलोनोजन डीएमाइनेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। और कौन सी ड्रग देते होते हैं इसके अंदर? हेमिन देते हैं, ग्लूकोज और हेमिन देते हैं। जबकि पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा, उसके अंदर यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होता है। पी से पोरफायरिया, पी से फोटोसेंसिटिविटी, के स्किन के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन पोरफायरिया है। सी से क्यूटेनिया, सी से हेपेटाइटिस सी, और टी से टार्डा, और टी कलर्ड यूरिन होता है। और इसमें ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। सन अवॉइड करोगे या फ्लेबोटमी कर दोगे। अच्छा, ये बताना भूल गया, एलएडी इज अ मोस्ट कॉमन आर्टरी जो कि एमआई में ब्लॉक हो जाती होती है, तो ये भी पॉइंट रट्टा मार लेना। तो ये एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया है। इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जीआईटी में कहाँ एब्जॉर्ब होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, खासतौर पर ड्यूडिनम और जुजिनम में होती है, क्योंकि यहाँ पे विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है फॉर द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं कि वो कौन सी ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज में इस्तेमाल होती है, बैरियर बनाती है, तो वो सुकरअल्फेट होती है, अल्सर वाली जगह पे बाइंड कर जाती है और वो हील करती है, अल्सर को प्रिवेंट कर देती होती है। एक पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, लेफ्ट अपर एब्डोमन, यहाँ पे स्प्लीन होती है, जब ये उड़ जाएगी तो हाइपोवोलेमिक शॉक या हेमरेजिक शॉक हो जाएगा, फ्री फ्लूइड होगा तो स्प्लीन उड़ गई है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में उड़ जाता होता है। पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट में गाल ब्लैडर है और मर्फी साइन पॉजिटिव है, तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। तो गाल ब्लैडर की इरिटेशन में पेन कहाँ रेफर करता होता है? पेन रेफर करता होता है T8 से T9। वैसे रट्टा मान लो गाल ब्लैडर फोर गट में आता होता है, सही हो गया, और फोर गट को ग्रेटर सबक्लैनिक नर्व, तो ये T8 से T9 इसको सप्लाई करती होती है। अगर ये लेफ्ट शोल्डर में जाता तो वो C3 C4 के थ्रू जाता होता। अगला सर्वाइकल लिम्फ नोड है, वो सूजे पड़े, उसकी बायोप्सी ली गई है।
तो उसमें पॉपकॉर्न सेल है। तो ये लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वाले हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन नोडुलर स्क्लेरोसिस है, इसके अंदर लैकुनर सेल होते हैं। मिक्स सेलुलैरिटी, इसमें इओसिनोफिल होते हैं। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, इसमें लिम्फोसाइट होते ही नहीं है और इसका गंदा प्रोग्नोसिस है। लिम्फोसाइट रिच, बहुत सारे लिम्फोसाइट, अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, इसमें पॉपकॉर्न सेल होते हैं। रीड स्टम्बक सेल CD15-30 आउलाई न्यूक्लियोलाई होता है। एक दफ़ा अजान हो जाए बस। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हर्निया के बारे में। तो हर्निया दो तरह का होता है, इंग्वानल हर्निया और फेमरल हर्निया। तो जो इंग्वानल हर्निया होता है वो सुप्यूबिक टुबरकल से सुपीरियोमीडियल होता है, और जो फेमरल हर्निया इंफीरियर लैटरल देखने को मिलता है। अब जो इंग्वानल हर्निया होता है वो भी दो तरह का होता है। जो डायरेक्ट हर्निया मीडियल होता है टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स या इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये आर्टरी किसके ब्रांच है, आई ई को उल्टा कर दो, ई आई बन जाएगा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। सही हो गया। और जो इनडायरेक्ट वाला लैटरल है और डायरेक्ट वाला मीडियल पड़ा होता है। जो इनडायरेक्ट वाला पूरी इंग्वानल कैनाल में से गुजरता है, स्क्रोटम तक पहुंच जाता है, और ये प्रोसेसस वेजिनल प्रोसेसस वेजिनालिस उसकी पेटेंसी की वजह से होता है, कॉन्जेनाइटल होता है। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको स्लो ग्रोइंग वुडी हार्ड मैस है जा पर। तो जा पे लीजन है जिसमें मल्टीपल ड्रेनिंग साइनसेस है और सल्फर ग्रैन्यूल्स है। तो ये कहाँ पे जाना है, एक्टिनोमाइसिस इसराइली में। और ये बताया था कि अगर कोई फीमेल आईओसीडी यूज़ कर रही है तो इसमें पीआईडी भी करवा देगा, और इसमें पेनिसिलिन देते होते हैं। नेक्स्ट है हाई डोज स्टीरॉइड क्यों देते हैं सेप्टिक शॉक में, क्योंकि स्टीरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं। फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं, तो रैकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव प्रोड्यूस नहीं हो पाते। नेक्स्ट पेशेंट है जिसको फर्म थायराइड मैस है, फर्म थायराइड मैस, और पता लगा एफएनएसी पे अमालॉइड स्ट्रोमा। अमालॉइड स्ट्रोमा तो ये मेडुलरी थायराइड कैंसर है, पैराफोलिकुलर सेल का कैंसर होता है। सही हो गया। कैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है। ड्यूरिंग सीजर पेशेंट ने गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट कर लिया है, ठीक हो गया। तो वो कौन सा फर्स्ट लैंडमार्क है जो एयरवे को प्रोटेक्ट करता है बट कैन कैच एस्पिरेटेड मटेरियल, तो वो आपका फाल्स वोकल कॉर्ड होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज फाल्स वोकल कॉर्ड, इसको वेस्टिबुलर फोल्ड भी कहते हैं, कि एयरवे को प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो वॉइस की प्रोडक्शन करते होते हैं। एक पेशेंट है जिसको ट्रेंट डीलनबर्ग पोजीशन पे रखा गया है। ट्रेंट डीलनबर्ग का मतलब है हेड डाउन पोजीशन, हेड डाउन। तो इसमें जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो डायफ्राम से पुश हो जाते हैं, जिससे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एफआरसी कम हो जाती है। तो ट्रेंट डीलनबर्ग पोजीशन का मतलब सर नीचे, हेड डाउन है, और इसमें एफआरसी और रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाता है। अगला चिकन पॉक्स का क्वेश्चन है जिसमें ड्यू ट्रैप रैश होता है, रोज पेटल, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल, और वेजिकुलर रैश होता है। तो ये चिकन पॉक्स वेरिसीला जोस्टर होता है। शिंगल्स में वेजिकुलर रैश होता है, पेनफुल डर्माटोमल रैश होता है। अगला अनकॉन्शियस पेशेंट है, सुपाइन पोजीशन है, तो एस एस सुपाइन, एस एस सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, इसमें जाना होता है। अगला प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन, इसके लिए क्या क्या चाहिए, राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, इसमें राइबोसोमल आरएनए है, एमआरएनए और टीआरएनए, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। इनको मिलाने से क्या बनता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और कौन सी एंटीबायोटिक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन नहीं होने देती, अमाइनोग्लाइकोसाइड, जो कि 30S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। 30S पर अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन ये काम करती होती है। जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तो कौन सी फिजिकल चेंज होती है, तो प्लेटलेट फ्लैट से स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते होते हैं, और उनके सूडोपोडिया बन जाते हैं,
प्लेटलेट एक्टिवेशन में अपनी शेप ही चेंज कर लेते हैं और इसके बाद वो अल्फा और डेंस ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करते होते हैं और ये ग्रैन्यूल्स प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाते होते हैं। अगला है कि जैसे फ्रूट जूस दिया, फ्रूट जूस देने से अगर हाइपोग्लाइसीमिया जॉन्डिस हो रहा है तो फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस अगर दूध देने से, डेयरी प्रोडक्ट देने से हो रहा है तो आपने ग्लैक्टोसीमिया में जाना है। सही हो गया। तो ये एल्डोलेस बी है जो हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस में आता है। तो अगर फ्रूट जूस देने से हाइपोग्लाइसीमिया, वॉमिटिंग और जॉन्डिस हो गया तो एल्डोलेस बी एंजाइम की डेफिशिएंसी, हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, क्योंकि फ्रुक्टोज 1 एक्युमुलेट हो जाएगा। और ग्लैक्टोसीमिया के अंदर ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, इनकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। सूडोस्टेटिफाइड तो रिस्पायरेटरी ट्रैक की या मेल जेनिटल ट्रैक की होती है। एक चाइल्ड है जिसको बार बार इन्फेक्शन हो रही है, मैल अब्जॉर्प्शन है, स्वेट में सोडियम क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है और स्वेट में सोडियम क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इनकी सिक्रेशन बढ़ जाती है 60 मिलीमोल से ज़्यादा। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें डेल F508 पोजीशन पे फिनाइलएलानिन की डिलीशन हो जाती होती है। क्लियर। और क्या पॉइंट्स बताऊँ सिस्टिक फाइब्रोसिस के, बस इतने ही रट्टा मार लो। इसके बाद और इसमें स्टीटोरिया आपको देखने को मिलता है, फैट सॉल्युबल विटामिन का मैल अब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसके बाद CSF एब्जॉर्ब होता है किसके अंदर, ड्यूरल वीनस साइनसिस के अंदर, लेकिन किसके थ्रू होता है, रेक्नॉइड विलाई, जिसको रेक्नॉइड ग्रानुलेशन भी कहते हैं। डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, तो जो सारे लुकेमिया लिम्फोमा उसके लिए कीमोथेरेपी देते होते हैं और कीमोथेरेपी में आर चोप है, आई डोंट थिंक सो ये याद करने को आएगा, आर चोप मर्जी अगर याद कर लेना। रिटोक्सीमाब CD20 रिसेप्टर को टारगेट करती है, साइक्लोफॉस्फामाइड अल्काइलेटिंग एजेंट है और ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है। डॉक्सोरोबाइसिन, डाउनोरोबाइसिन ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, विनकेस्टिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, प्रेडिनिसोलोन स्टेरॉइड्स में आ जाता होता है। एक पेशेंट है जिसको जॉन्डिस है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, सफिरोसाइट्स है। सफिरोसाइट्स दो कंडीशन में आते हैं, हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस और आउटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में आते होती है। तो ये आउटोम्यून हिमोलिटिक एनीमिया क्योंकि कोम्स टेस्ट पॉजिटिव है। कोम्स टेस्ट दो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एंटीबॉडीज डायरेक्टली अटैच होती है आरबीसी के साथ, इनडायरेक्ट में एंटीबॉडीज फ्री होती है। अल्कोहलिक पेशेंट है जिसको स्टीटोसिस है, जिसको फैटी चेंज कहते हैं। स्टीटोसिस होता क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट्स विद इन द हेपेटोसाइट। क्लियर। ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट हेपेटाइटिस बी में होते हैं। मिलोरी डंक बॉडी होती अल्कोहलिक में है, लेकिन लट्टा मार लेना वो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट डैमेज होने की वजह से होती है। काउंसलमैन बॉडी एपोप्टोसिस से पैदा होती है, वायरल फीवर या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या येलो फीवर में देखने को मिलती है। एक बंदा हाइट से गिरा है, S2 S3 S4 उड़ गई है तो ये उड़ जाएगी तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन हो जाएगा। पेल्विक सम्प्लैंक्टिक नर्व उड़ गई है तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। डेट्रोजल मसल की सप्लाई उड़ जाएगी, टोन खत्म हो जाएगी, जिसको एटोनिक ब्लेडर या फ्लैसिड ब्लेडर कहते हैं और ये न्यूरोजेनिक ब्लेडर में आता होता है। हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल LDL में होता है, हाईएस्ट टैग क्वाइलोमाइक्रोन में और हाईएस्ट फास्फोलिपिड किस में होते हैं, HDL में देखने को मिलते होते हैं। एक पेशेंट है जिसको शार्प चेस्ट पेन है जो कि लीनिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है और वर्सन बाय लाइंग सुपाइन, तो ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का टिपिकल पेन होता है और इसमें क्या देते हैं, एस्पिरिन एनसेट देते होते हैं। अगला पेशेंट फोरहेड की रिंकलिंग नहीं कर पा रहा, तो ये कंप्लीट लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, इप्सी लैटरल साइड पे आपको देखने को मिलती होती है। तो लेफ्ट जिस साइड पर नहीं हो पा रही मूवमेंट उसी साइड की फेशियल नर्व उड़ गई है और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का मोस्ट कॉमन काज बेल पाल्सी होता है। एक पेशेंट है गैस्ट्रिक अल्सर है, उसको डेंटल पेन है, तो कौन सी एनाल्जेसिक देनी है जो अल्सर वाले में भी दे सकते हैं, तो सबसे बेस्ट आंसर एस्टामाइनोफेन है। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो सीलाकॉक्सिब जो कि COX-2 सिलेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है कि एक फंगल कल्चर है जिसमें हाइफी है विद द क्रॉस वाल, जिनकी दीवारें बनी हुई है वो सेप्टेट हाइफी होते हैं और ये एस्परजिलस में देखने को मिलते हैं। सूडो हाइफी कैंडिडा में होते हैं और कैंडिडा अल्बाइकन ही जर्म ट्यूब बनाता है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है। एब्डोमिनल और गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर के बाद एब्सेस बनना, तो वो बैक्टीरियोइड फ्रैजिलस के बाद आपने जाना होता है। सीवाफ्लोरिन ये एक इनहेल्ड एनेस्थेटिक होती है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ पिला के देते होते हैं, दोनों को मिला के, ताकि एनाल्जेसिक इफेक्ट आ जाए।
कंप्लीट इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया आ जाए, इसको बोलते हैं सेकंड गैस इफेक्ट। अगला आगे चलते होते हैं, एक एल्डरली पेशेंट है जिसको क्रॉनिक बैक पेन है। जब भी कोई बूढ़ा पेशेंट है जिसको बैक पेन है तो अपने दो पॉसिबिलिटी रट्टा मारनी है, या तो उसको प्रोस्टेट का कैंसर है जो हड्डियों में फैल गया है, या उसको मल्टीपल माइलोमा है और उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सेप्टम है, यानी उसको प्रोस्टेट का मसला है और ये कैंसर हड्डियों में चला गया है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो गया है। तो आप सबसे पहले पीएसए कराओगे और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट की बायोप्सी लोगे, ट्रस्ट कहते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। ईसीजी पे कैसे पता लगेगा कि प्रीवियस एमआई है, तो डीप क्यू वेव या पैथोलॉजिकल क्यू वेव आ जाए तो ये प्रीवियस एमआई को शो करती होती है, ट्रांसम्यूरल एमआई को, कि पहले एमआई हुआ था। एक पेशेंट सीओसीपी ले रहा है, अचानक ही उसको रिकरेंट लिप स्वेलिंग, बार बार लिप्स की स्वेलिंग आना, तो ये एंजियोएडिमा होता है, लेकिन आईजीई और इओसिनोफिल नॉर्मल है। इसका मतलब है ये हेरिडेटरी एंजियोएडिमा है, ये एलर्जी वाला एंजियोएडिमा नहीं है, ये हेरिडेटरी एंजियोएडिमा है। तो एंजियोडीमा तीन होता है, एक एलर्जी वाला उसमें आईजीई लेवल बढ़ जाते हैं, दूसरा हेरिडेटरी होता है जिसमें C1 एस्ट्रेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, और तीसरा एस इनहिबिटर से होता है जिसमें ब्रैडिकाइनिन बढ़ जाता होता है। वैसे इसमें भी ब्रैडिकाइनिन बढ़ जाता होता है। अगला एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है जिसको फ्लैंक पेन है और हीमाचूरिया है। तो फ्लैंक पेन, हीमाचूरिया, फ्लैंक मैस, तो ये रीनल सेल कैंसर में जाना है। रीनल सेल 4 पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम प्रोड्यूस करता है, निमोनिक पेयर, पी से पॉलीसाइथीमिया, नहीं, पी से पीटीएच-आरपी, आर से इरिथ्रोपोइटिन जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ए से एसीटीएच और आर से रेनिन। जब ये पीटीएच-आरपी प्रोड्यूस करेगा तो कैल्शियम ज़्यादा, जब इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगा हीमोग्लोबिन ज़्यादा। अब जो रीनल सेल कैंसर है ये एडिनोकार्सिनोमा होता है, ट्रांजिशनल ना लगा के आ जाना, किडनी के एपिथेलियम एडिनो होती है, पीसीटी से राइज करता होता है और क्लियर सेल इसकी मोस्ट कॉमन टाइप होती है। एक पेशेंट है जिसको सीओपीडी है, इप्राट्रोपियम सामा दी गई है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, GQ रिसेप्टर होता है, रिपीट MCQ है। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर है एंडोस्पोर के ऊपर। तो जो एंडोस्पोर में रेजिस्टेंस, डिपोकोलिनिक एसिड और कैल्शियम, ये सारा ऑलरेडी बता दिया। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, नम नम नम, तो हेलोथिन, मतलब जो भी आपने हेलोथिन, सीवाफ्लोरिन, इन सबको आपने नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिला के देना होता है, चाहे वाइसोफ्लोरिन हो, सीवाफ्लोरिन हो, डेसफ्लोरिन हो, इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिला के देना होता है। क्लियर। आगे है, नेक्स्ट है पेशेंट है जिसको टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है। जो टेंशन हेडेक होता है उसके लिए एस्टामाइनोफेन देते हैं। माइग्रेन का जो हेडेक है उसको ट्रीट करना है तो सुमाट्रिप्टान, 5 सेरोटोनिन 1B और 1D को एगोनिस्ट होती है, स्टिमुलेट करती है, और जो क्लस्टर है उसमें 100% ऑक्सीजन थेरेपी देते होते हैं। ओके, पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है और उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रूजिंग है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, तो स्प्लीन उड़ जाती है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है, 9 से 9, 10th 11th रिब होती है, हैमरेजिक शॉक में पेशेंट चला जाएगा। क्लियर। एक टिश्यू बायोप्सी ली गई है, टिश्यू बायोप्सी में पता लगा कि सेप्टेट हाइफी है, ए से एक्यूट एंगल और एस से सेप्टेट, तो ये एस्परजिलस की तरफ आपने लेके जाना होता है, जबकि म्यूकोर माइकोसिस में वाइड एंगल पर नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। एक पेशेंट आउटस्ट्रेच हैंड के ऊपर गिरा है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, तो एक्सिलरी नर्व है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ये भी डैमेज हो जाती है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस में पड़ी होती है। एक बंदा क्रॉनिक अल्कोहलिक है, इसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और इसका अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ गया है। तो नॉर्मल अनाइन गैप 8 से 12 होता है, अगर ये ज़्यादा हो तो ये हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मिमोनिक इज मड पाइल्स, M से मैथानोल, U से यूरीमिया जो कि CKD में होगा, D से DKA, P से पैराल्डिहाइड, आइसोनियाजाइड, लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और सैलिसाइलेट। तो जो एथेनॉल है वो क्यों करवाती है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिडोसिस करवाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती होती है। इसके अलावा अल्कोहल से कीटोन बॉडीज़ भी बन जाती है, क्यों, क्योंकि जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म है NADH का लेवल बढ़ जाता है और NADH ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो जो बंदा अल्कोहल पिएगा उसमें ग्लूकोज कम होगा, कीटोन बॉडी ज़्यादा होगी, लैक्टिक एसिड ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक पेशेंट को ट्रेंड डिलनबर्ग पोजीशन पे रखा गया है, तो इसमें जो एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं डायाफ्राम को पुश करते हैं, तो उससे FRC कम होती है लेकिन रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो ये बात रट्टा मार लेना। FRC कम है, ठीक हो गया, टाइडल वॉल्यूम भी कम है लेकिन रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है एज अ कंपनसेशन। ट्राइकोमोनास वजिनालिस के लिए वेट स्मेयर ऑफ वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें मोटाइल फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। विफ हमाइन टेस्ट, क्लू सेल, ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होते हैं।
एक मेल पेशेंट है जिसको मल्टीपल पेनलेस लेजन है पीनस के ऊपर, पैपिलोमा मतलब ये वार्टी लेजन है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11 से आपको देखने को मिलती होती है। हाइपोग्लाइसीमिया, हेपाटोमेगाली, तो एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर अम्बलाइकस से यूरिन निकल रहा है तो यूरेकस में जाना है, अम्बलाइकस से फीसिस निकल रहा है तो आपने पेटेंट वाइटल इंटेस्टिनल ट्रैक की तरफ जाना होता है। नेक्स्ट एक बेबी है जो कि परफेक्टली पैदा हुआ है, सिंगल पाल्मर क्रीज है, प्रोट्रूडेड टंग है, प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड है, मतलब उसको डाउन सिंड्रोम है, और डाउन सिंड्रोम में आपको एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, और जो एंडोकार्डियल कुशंस होते हैं ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या क्या चीज़ें बनती है, मिमोनिकिस, मियोपासिस, एम से मिलानोसाइट आ जाते होते हैं। क्लियर। हाँ। ई से एंटीरोक्रोमैफिन सेल, ओ से ओडेंटोब्लास्ट टीथ के सेल, पी से पीएनएस गैंग्लिया, ए से एड्रीनल मेडुला, एस से शवान सेल, एस से स्पाइरल मेम्ब्रेन जो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनाती है, ई से एंडोकार्डियल कुशन और ये वैल्व्स बनाते हैं, और एस से स्कल बोन्स, तो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है जो साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करना, तो वो टाइप बी साइनोवियल सेल प्रोड्यूस करते हैं। जो टाइप ए है वो प्रोटेक्शन और स्टेम सेल का काम करते हैं, टाइप बी क्या करते हैं, ये सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। हाइलोयूरोनिक एसिड रट्टा मार लेना।